प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो ये सवाल बेनामी एक्ट जो उस टाइम अमेंडमेंट हुआ था 2016 में उससे था। एंड इसीलिए न्यूज़ में था। एंड ऐसा कोई और लिंकेज नहीं था, तो बस एक बार एक्ट को फटाफट देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट था, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज बेनामी uh, if the owner of the property is not aware of the transaction. Second, properties held benami are liable for confiscation by government. Third, the act provides for three authorities for investigation but does not uh, provide for any appellate mechanism. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड आंसर थोड़ा बहुत नहीं भी पता होता तो आप देख के बता सकते थे कि हाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है, कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन ने किया होता है लेकिन जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है किसी और पर्सन के नाम करी हुई है, तब वहां पे हम बेनामी जो एक्ट है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो जाता, अगर वो अवेयर ही नहीं है तो फिर वो उसकी मतलब वो बेनामी नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला वो स्टेटमेंट वाज ट्रू कि अगर ऐसी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो गवर्नमेंट जो है कन्फिस्केट कर सकती है। ठीक है, एंड लास्टली कि इस एक्ट के अंदर थ्री इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी लेकिन कोई अपीलेट मैकेनिज्म नहीं था, तो ये चीज़ गलत है। तो इसके अंदर एक अपीलेट मैकेनिज्म दिया गया था, जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें अपीलेट मैकेनिज्म दिया गया था। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। ठीक है, तो इतना ही था, बाकी ऐसा चीज क्वेश्चन में कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं था। तो करंट अफेयर्स में था इसलिए ये पूछा गया था प्रॉब्ली, और कोई रीजन नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो और अगेन एक बहुत इसमें कोई जो इशू इन्होंने है। लिखा है ना कि इन्होंने जो लिखा है ना नॉट अवेयर, तो ऐसे तो फिर हर कोई बोलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब नंबर 2 का पैसा लेके प्रॉपर्टी खरीद के कि मुझे आइडिया नहीं था। तो हम्म बचने के लिए जो है तो उसको अवॉइड तारा करने के स्कैम, लिए। हम्म सुब्रत राय वाले स्कैम में ही हुआ था ना। हम्म। सुब्रत रॉय में तो वो तो पॉन्जी स्कीम चला रहा था एंड प्रॉपर्टी खरीद रहा था उससे। हाँ। वो तो काफी काफी ड्राइव क्लासिक केस। उसके ड्राइवर की प्रॉपर्टी अपन सब लोग उससे कलेक्टिवली जितनी ओन करते होंगे उससे ज्यादा थी। या सही है। सो मतलब वही करंट अफेयर से था। ये क्वेश्चन देखो, एनवायरमेंटल इकोलॉजी पे क्वेश्चन था, या मैपिंग पे भी कह सकते हो, या मोर और लेस जस्ट एक रैंडम फैक्ट था, पता नहीं क्या उसने सोच के पूछा है। तो सवाल था कि ऐसा कौन सा इंडिया में बीच है जहाँ पे जो शोर लाइन से वाटर जो है वो पीछे चला जाता है अप टू फ्यू किलोमीटर्स एंड कम बैक टू द शोर ट्वाइस अ डे। ठीक है, ऐसे दिन में 2 बार होता है। एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स यू कैन बेसिकली वॉक ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, जो सी फ्लोर होता है आप उसके ऊपर वॉक कर सकते हो। तो एकदम फैक्चुअल वो नहीं होता कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसका एकदम वैसा क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं लग सकता था अगर आपको पता नहीं है तो आंसर इसका चांदीपुर था। चांदीपुर जो है उड़ीसा के अंदर एक बीच है। सो ये बीच जो है इट्स यूनिक इन द सेंस कि यहाँ पे 5 किलोमीटर तक पानी रिसीड कर जाता है। ठीक है, एंड वापस पानी आता है तो वो पूरा शोर तक आ जाता है, तो ऐसा दिन में 2 बार होता है। एंड वो जो फिनोमेना है इट्स बिकॉज ऑफ द लो टाइड एंड हाई टाइड वाला जो रीजन होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। जब हाई टाइड आती है तो वो शोर तक आ जाता है, जब वो रिसीड करती है तो वो पानी पीछे तक चला जाता है। ठीक है, तो इतना ही था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। यूपीएससी का मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, तो एकदम आउट ऑफ द ब्लूज ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। पुराने टाइम में लाइक 2001 2 3 4 5 में एक आध कोई बीच के क्वेश्चन पूछे थे। तो मेरे को नहीं लगता वहां से कोई लिंक बन सकता है इसका। बट जनरली थोड़ा बहुत देख लेना, जैसे अगर मैं पूछूं इंडिया का इसका लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है। एक वो कोई मतलब मैंने पढ़ा था कि ये कोई किटकैट की रैपर पे इसकी कोई ट्रिवियल नॉलेज टाइप चल रहा था उस टाइम पे क्रेज ना, मतलब हाँ तो उस हाँ हाँ। पे ये वाली इंफॉर्मेशन थी, तो कुछ ऐसा सीन था कि शायद उससे पूछा हो, बट ये बहुत रैंडम था। एक्चुअली नहीं, 2011 का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये ऑप्शंस में था चांदीपुर, तो अगर किसी ने रिसर्च किया होता चारों ऑप्शंस को तो शायद से ये फिनोमिना भी पढ़ा होता। तो ये चांदीपुर एक बार ऑप्शंस में आ चुका है यूपीएससी की पीवाईक्यू में। अच्छा। हम्म। तो वही चीज था कि मतलब सिंपली ये जो लॉजिक
वो किटकैट वाला तो ठीक है, उस टाइम सबने ये बोला था कि किटकैट वाला है, बट फिर भी मतलब ऐसे रैंडम फैक्ट्स को पीछे भागना, आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा सेंस बनता है। तो ये देख लेना कि अभी करंटली न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला जो चीज़ है वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, एंड गवर्नमेंट जो है काफ़ी एक्टिवली परस्यू कर रहा है इस चीज़ को। तो अभी लास्ट 2020 में आई गेस 2 नए बीच इसमें इंक्लूड हुए थे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है एक इको लेबल सर्टिफिकेशन है, जो कि बीचेस को तो दिया ही जाता है, इसके साथ साथ बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को भी मिलता है। तो इस चीज़ में फंसा सकता है कि यार हम लोग यूजली सिर्फ बीच के टर्म्स में पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ बीच के लेने हैं, उससे अलावा भी दिया जाता है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है। एंड ये देता कौन है? ये डेनमार्क बेस्ड एक फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, वो देता है ये। ठीक है। एंड क्राइटेरिया जो है 4 है इसके अंदर: वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सेफ्टी। ठीक है। सो ये 4 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं ये बीचेस फॉर दिस सर्टिफिकेशन। एंड फर्दर इसके अंदर 33 और पैरामीटर्स हैं, जो एक एमिनेंट जूरी होती है कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ की, जिनमें मेंबर्स होते हैं यूनेप के, UNWTO जो कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर जो और NGO हमने अभी पढ़ा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये भी है, एंड IUCN भी है। तो यहाँ से मेंबर ड्रॉ होते हैं इस पूरे इनिशिएटिव के लिए, एंड फिर जो बीचेज हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी इंडिया में 10 बीचेज हैं जो इस कैटेगरी में सिलेक्टेड है। तो फर्स्ट इज शिवराजपुर इन गुजरात, गोगला इन दमन एंड दीव, कसार कोड इन कर्नाटका। तो यहाँ पे ना एक कंफ्यूज नहीं होना, कसार गोड करके एक जगह है केरला में, बहुत ही मतलब ज्यादातर हम वो कसार गोड ही पढ़ते हैं। तो ये एक आई थिंक पहली बार हम लोग पढ़ते हैं इसमें कसार गोड के बारे में। तो कर्नाटका में है ये, और कसार गोड जो है वो केरला में है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज पद्दू इन कर्नाटका, कापड़ इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश। तो जितना भी कोंडा कोंडा आप देखोगे ना, पापी कोंडा, ऋषि कोंडा, वो सारे के सारे आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है। कोंडा का मतलब तेलुगु के अंदर इट मीन्स हिल। ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा, देन राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार, एंड कोवलम बीच इन तमिलनाडु, एंड ईडन बीच इन पुडुचेरी। ठीक है। सो मोर और लेस अगर आप देखोगे ना, तो हर स्टेट से एक ही बीच को इन्होंने सिलेक्ट किया है। ठीक है। तो एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। करंटली जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें सिर्फ महाराष्ट्र में, गोवा में एंड वेस्ट बंगाल से कोई बीच जो है इस सर्टिफिकेशन के अंडर नहीं है। ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सारे कोस्टल स्टेट में एक एक ये बीच हैं जो जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है। तो लोकेशन थोड़ा सा देख लेना, एंड ये सारे बीचेस इंपॉर्टेंट है आई गेस। ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? Is Chandipur not related to defense missile testing place? Yes, it चांदीपुर is related थोड़ा। अ, एक व्हीलर आइलैंड है, वो चांदीपुर कोस्ट के आसपास ही है। अभी नाम भी बदल के शायद APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है। तो मोस्टली वो वहीं पे होता है, तो इट्स क्लोज टू दैट, बट आई थिंक एग्जैक्टली चांदीपुर में शायद नहीं है। ठीक है। अ, और कोई क्वेश्चन किसी का? ऑलराइट, सो एक सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई। करेक्ट। तो मरीना बीच वैसे याद रख लेना। बाकी अगर आप देखो नागापट्टिनम, भावनगर और अ, भीमीनुपट्टनम, तो इनका लोकेशन कोई बता सकता है कहाँ है? भावनगर सब। भीमनिपट्टनम, बोलो। हाँ, वाइजैक से 3 घंटे हैं। तो यहाँ पे पहले डच कॉलोनी था, अच्छा। हिस्ट्री में भी। हाँ, अच्छा। हम्म। और तो मतलब एक मसूलीपट्टनम में, एक भीमनिपट्टनम में भी था। तो ये And Bhimu is in Andhra and Nagapattinam is in Tamil Nadu. हम्म
तो ये तमिलनाडु में था एंड भावनगर सबको पता है ये गुजरात के अंदर है। तो ये थे इन स्टेट्स के बारे में। तो लोकेशन पता होनी चाहिए, बाकी तो ऐसा और फैक्ट तो था नहीं इम्पोर्टेंट। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगेन एक सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी। तो ये जो है ईयू का एक इनिशिएटिव था, तब ये करंट अफेयर्स में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी एज सच कोई ऐसा सिग्निफिकेंस और कुछ मिला नहीं इसके बारे में। एंड अब तो पुरानी भी चीज़ हो गई है तो इतना वो काम का है नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रख लेना, ईयू का स्ट्रैटेजी था एंड डिजिटल नेटवर्क को ग्रो करना था, सर्विसेज को ग्रो करना था यूरोपियन डिजिटल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ये टर्म यूज किया गया था। बाकी एज सच अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव आया ग्लोबल गेटवे करके, तो वो थोड़ा देख लेना ईयू का। तो इट इज़ बेसिकली प्रोजेक्टेड एज एन अल्टरनेटिव टू BRI। सो जो मोस्टली ईस्टर्न यूरोप और जो सेंट्रल यूरोप है उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहेगा, ताकि वो चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसके अंडर ना आए। ठीक है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा ये ग्लोबल गेटवे। अभी रिसेंटली ईयू की तरफ से ये चीज़ न्यूज़ में था। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये DPSP वाला क्वेश्चन तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए मैंने इस पे लिखा नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन देख लो। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द DPSP कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इसका क्या आंसर होगा? आई थिंक बोथ। कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन नन। हाँ, इसका नन होना चाहिए। इसका नन हाँ, होगा फंडामेंटल आंसर। राइट्स होते हैं। करेक्ट। तो मतलब एज सच लिमिटेशंस किसी पे नहीं क्रिएट करते हैं, दीज आर जस्ट इंस्ट्रक्शंस। अगर इसी की जगह फंडामेंटल राइट होता तो फिर क्या लिखते हैं आप? जैसे DPSP की जगह फंडामेंटल राइट होता तब आप क्या लिखते हैं? बोथ। तब आप उसको बोथ लिख सकते थे, बट अभी DPSP है तो इसका आंसर जो था वो नन होना था। ठीक है, तो इतना ही था। बाकी DPSP हमने 2016, 15 एंड 14 वाले में बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया, तो ये मैंने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। ऑलराइट, सो टॉपिक इम्पोर्टेंट, DPSP से हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है, तो देख लेना ये वाला। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन। तो फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीगेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या आंसर होना चाहिए? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। करेक्ट। तो अगेन एक बहुत ही फेयरली सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कोई पॉलिटी नहीं भी पढ़ के जाता ना तो एटलीस्ट इसका तो आंसर कर ही देता। तो ऐसा ही कुछ था। बाकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये एक ही मात्र पूछा हुआ था। बाकी मोस्टली क्वेश्चन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ये पूछा हुआ था, रिजर्वेशन एंड ये सब। ठीक है, तो वो हमने पहले डिस्कस किया, तो उसको मैंने नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, एंड इस एक्ट के रिस्पॉन्स में एक बहुत बड़ा एक्शन भी हुआ था। तो कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस बता सकते हैं इस एक्ट का? क्या हुआ था? भगत सिंह ने उसमें असेंबली में बॉम्ब जो फेंका था, वो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और एक और एक्ट था कोई, उसके ये सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल था। तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने भेजा था। एंड इस समय ये लेबर अनरेस्ट बहुत चल रहा था। ये पूरा वही एटक देखते हैं हम 1920 से 30 तक वाला, ये जो 10 साल है इसमें लेबर अनरेस्ट काफ़ी होता है, तो उसी को कर्व करने के लिए उन्होंने बैन कर दिया था स्ट्राइक्स को। तो उसी से रिलेटेड है ये। करेक्ट। सो इस एक्ट को मॉडरेट्स फेवर कर रहे थे क्या? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को वर द मॉडरेट्स फेवरिंग इट और नॉट? नहीं नहीं, शायद से बाद में इन्होंने करवा भी लिया था ना, पास नहीं होने दिया था ना। सो ऐसे सारे इंडियंस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे सभी इसको अपोज कर रहे थे। ये सही चीज बोला कि बटुकेश्वर दत्त एंड क्या नाम था, भगत भगत सिंह, सिंह। उन्होंने मिलके बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी
एंड वो बॉम्ब को जानबूझ के एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब रखा गया था। मतलब उसका मोटिव ये नहीं था कि किसी को मारना है, बस उनका ये था, मतलब उन्होंने एक मोटो दिया था या एक नारा दिया था, द एक्ट वॉज डन टू मेक डेफ हेयर, मतलब जो बहरे हैं उन तक वो पहुंचानी आवाज अपनी। तो वो एक नारा था। एंड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लीडर ने ये चीज बोला था, इट वॉज एन डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म, ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एज द स्लेवरी ऑफ इंडिया। सो इस बिल को स्लेवरी ऑफ इंडिया से कंपेयर किया था। तो कोई लीडर का नाम बता सकता है जिसने ये चीज बोली थी इसके ऊपर? तो ये इजी है तो क्या? ये लाइन मोतीलाल नेहरू की थी, ठीक है। सर, सीनियर नेहरू जो थे, उन्होंने ये चीज बोली थी। तो इस सेंस में थोड़ा पता होना चाहिए। ये एंड आप ट्रिपल बी से याद कर सकते हैं कि बी से बॉम्ब फेंका था किसने? भगत सिंह ने। बी से भगत सिंह एंड बी से बटुकेश्वर दत्त। राइट, अच्छा नेमोनिक है, ट्रिपल बी करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक यही था मेजरली इसके बारे में। एंड कोई रेफरेंस बता सकता है कि एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब ये कैसे उन्होंने सोचा कि हम लोग ये चीज करें एंड इससे ऑब्जेक्टिव क्या निकलेगा? भगत सिंह ने ऐसा बॉम्ब वगैरह फेंक के क्या ऑब्जेक्टिव था उसके पीछे? मतलब कोई और बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा होगा। सोते हुए लोग अच्छा, वही है कि थोड़ा नेशनलिज्म वाली स्पिरिट को जगाना था। हाँ, तो इसी टाइम पहले HRA थी, उसके बाद HSRA बनाया उन लोगों ने। तो वहां पे उनका गोल इंडिविजुअल एक्शन से बदल के कलेक्टिव एक्शन के ऊपर आ गया था। तो वो चाहते थे कि हम लोग ये जो कर रहे हैं, ये जो भी एक्ट हम लोग करेंगे, अ, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग लोगों को एक तरीके से अवेयर करेंगे कि कैसे ये जो ब्रिटिशर्स हैं हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एंड दे वुड यूज द कोर्ट हियरिंग्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द सेम, ठीक है। तो आइडिया ये था ब्रॉडली, और इंडिविजुअल एक्शन से शिफ्ट होके कलेक्टिव एक्शन पे आना चाहते थे ये लोग, ठीक है। तो उस सेंस में काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया था इन लोगों ने। एंड एक लास्ट क्वेश्चन इस पे कि फाइनली भगत सिंह and his partners were executed for throwing bomb in the Central Legislative Assembly. True or false? False. I think they were tried for Lahore conspiracy. Right. करेक्ट। तो वो एक्चुअली इस बॉम्ब की वजह से नहीं उनको एग्जीक्यूट किया था, सॉरी, बॉम्ब की वजह से उनकी वो हैंगिंग नहीं हुई। इट वाज ड्यू टू मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, ठीक है। तो ऑन सॉन्डर्स का उन्होंने मर्डर क्यों किया था? He lathi charged on Lala Lajpat Rai. करेक्ट। Hmm. एक्चुअली ही डिड नॉट, करा तो जेम्स ए स्कॉट ने था, मारने जेम्स ए स्कॉट को गए थे ये लोग, लेकिन Mhm. इनके पास उस टाइम फोटो नहीं था उनका कलर तो हर गोरा इनको एक जैसे ही लग रहा था, तो इन्होंने गलती से एक प्रोबेशनर ऑफिसर को मार दिया था। तो यस, वो रीजन था जिसकी वजह से इनको वो फिर हैंगिंग मिली इन लोगों को, ठीक है। ऑलराइट देन, तो इतना ही था। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बायो रेमेडिएशन टेक्निक को लेके था। तो एक हॉट टॉपिक है ये भी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। एक दो सवाल और पूछे गए हैं टाइम एंड अगेन, तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। So first was, it is a technique for cleaning up pollution by enhancing same biodegradation process that occurs in the nature. Next, any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms. Next, genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation. तो क्या आंसर होना चाहिए था? हाँ, सेकंड अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हर हैवी मेटल्स को नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये चीज पता होना चाहिए था, बायो रेमेडिएशन मतलब वर्ड ही है, बायो का यूज करके, यानी कुछ बायोलॉजिकल चीज को यूज करके हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे पॉल्यूटेंट्स, ठीक है।
तो बायोलॉजिकल जो चीज़ है वो कैडमियम वगैरह या लेड वगैरह को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है, तो इसलिए सेकेंड वाला एलिमिनेट करते ही हम लोग 1 और 3 पे आई थिंक पहुंच सकते थे। ठीक है, सेकेंड वाला एलिमिनेट करते तो 1 और 3 के बीच में ऑप्शन बच जाता, एंड बाकी दोनों फर्स्ट एंड थर्ड देखोगे तो वो बहुत ही फेयरली सिंपल टर्म्स थी, इतना मुश्किल कुछ नहीं था। तो यही आंसर था। तो थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लो, ये भी काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। तो दो टाइप से बायो रेमेडिएशन हम लोग कर सकते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू में हम कहते हैं कि मतलब एट द साइट ही हम लोग जो डिग्रेडेशन है या बायो रेमेडिएशन टेक्निक है उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। सो उसमें फर्स्ट इज बायो वेंटिंग। तो नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ वेंट बना रहे हैं हम लोग बायो से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ हम लोग करते हैं क्या, हम लोग न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं एक कचरे के ढेर के अंदर वेल्स बना के। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा तो दिल्ली का एक वो गाजीपुर एरिया है, वहाँ पे कचरे का ढेर होता है, उसमें आग लग गई और 2-3 दिन से लगातार आग लगी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है इन टाइप की चीज़ों को ध्यान में रखना। तो बायो वेंटिंग में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग वेल्स बना देते हैं कूड़े के ढेर के अंदर, एंड उसके अंदर से हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट से जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, एंड वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे वेस्ट को। ठीक है, तो दिस इज बायो वेंटिंग। सो नेक्स्ट इज बायोस्पार्जिंग। ठीक है, तो बायोस्पार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम अंडर वाटर जो टेबल है उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि ऑक्सीजन जो होता है वो ज़रूरी होता है इन केस ऑफ वाटर, so as to break down any contaminant। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंटामिनेंट है तो उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ब्रेक डाउन कर देंगे, एंड अगर कोई केमिकल कंपोनेंट है तो उसको ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन से ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो हमने वो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी देखा था कि अगर कंटेमिनेंट ज़्यादा होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है कम होता जाएगा। एंड बीओडी क्या होता है, बीओडी इज बेसिकली द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन डिमांडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन एनी कंटामिनेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इज सीओडी ग्रेटर और बीओडी ग्रेटर, मतलब दोनों में से ग्रेटर कौन सा होता है? केमिकल ऑक्सीडेशन वो बड़ा होता है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बड़ा होता है? सीओडी, क्योंकि उसमें केमिकल भी होते हैं ऑर्गेनिक करेक्ट, पॉल्यूटेंट्स के साथ। करेक्ट। तो ये देख लेना, सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी। ऑलराइट, सो बायोस्पार्जम में हम लोग बस यही करें, अंडर वाटर प्रेशर के साथ वाटर टेबल के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज करें ताकि वो बैक्टीरियाज का हेल्प करे इन डिग्रेडेशन ऑफ एनी पॉल्यूटेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज बायो ऑग्यूमेंटेशन। तो नाम से पता लग रहा है ऑग्यूमेंट करें, मतलब ऑलरेडी कोई चीज़ है उसकी मदद हम लोग कर रहे हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम दूसरी जगह से इंपोर्ट करके कंटेमिनेटेड साइड में डाल देते हैं ताकि जो ऑलरेडी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स थे उनको और हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये बायो ऑग्यूमेंटेशन में, तो ये 3 इन सीटू मैकेनिज्म्स है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्स सीटू। तो एक्स सीटू में क्या है कि आप वेस्ट को किसी और जगह लेके जा रहे हो और वहाँ उसको ट्रीट कर रहे हो। तो फर्स्ट इज लैंड फार्मिंग। तो लैंड फार्मिंग में आप क्या कर रहे हो कि जो कंटेमिनेटेड सॉइल है उसको निकाल कर एक किसी और जगह एक पहले से ही बेड जो है वो तैयार कर रहे हो, एंड वहाँ पे पोल्यूटेंट्स को गिराकर उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ रहे हो ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके उन कंटेमिनेंट्स को। नेक्स्ट इज बायोरिएक्टर्स। तो इट इन्वॉल्व्स processing of contaminated soil material or water through an engineered containment system। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा एक रिएक्टर बनाते हो आप। ठीक है, रिएक्टर वो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप का नहीं, एक बायो रिएक्टर बनाते हैं जिसमें उसको चर्न करते रहते हैं ताकि एयर फ्लो और न्यूट्रिएंट सब एक साथ मिल सके। ठीक है, तो उससे डिग्रेडेशन जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है। एंड लास्टली कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग हम लोग जनरली सोसाइटीज़ में या आसपास घरों में भी करते हैं, जहाँ हम जो अपना वेस्ट है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेस्ट उसको एनारोबिक कंडीशन में रख देते हैं ताकि वो अपने आप डिग्रेड होकर एक यूजफुल मैन्योर के अंदर बदल जाए, तो वो कंपोस्टिंग है। ठीक है, तो मोर और लेस इसके बारे में यही था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और पूछे गए हैं। तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था ऑयल जैपर से, तो ये हमने कई बार क्वेश्चन देख रखा है। तो ये ऑयल स्लज और ऑयल स्पिल जो है उनको इको फ्रेंडली तरीके से रिमूव करने की टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इजीली ब्रेक डाउन करना चालू कर देता है ऑयल स्पिल्स वगैरह को। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड टेरी ने इसका इन्वेंशन किया था, तो इसलिए थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, with reference to bio toilet by the Indian Railways, consider the following. The decomposition of human waste in bio toilet is initiated by fungal inoculum. Next, ammonia and water vapor are the only end product in this decomposition which are released into atmosphere. तो इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए 97 का। डी, neither one nor two, क्योंकि ये फंगल नहीं होता, बैक्टीरियल होता है और ये एक नाइट्रोजन साइकिल का एप्लीकेशन होता है। इसमें अमोनिया के साथ मीथेन भी निकलता है, करेक्ट। तो CO2 सेकंड भी वाले रिलीज होता है। करेक्ट। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में एक रेड फ्लैग था, वो था ओनली, ठीक है। तो ये सोच ही सकते हो यार, कोई चीज़ डिकम्पोज होती है तो उसमें सिर्फ 2 गैस तो नहीं निकलनी चाहिए, और भी निकलती होंगी। तो वही चीज़ है, CO2, अमोनिया भी निकल सकता है कुछ अमाउंट में, वाटर वेपर भी निकल सकता है, मीथेन भी निकल सकता है, तो बहुत कुछ निकल सकता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाना था। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा अतुल ने बताया, तो ये कोई फंगस नहीं था, ये एक बैक्टीरिया था। तो उस सेंस में फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जाता। तो इसलिए थोड़े से देख लेना ये बायो रिमेडिएशन से रिलेटेड टेक्निक्स, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और पिछले 5-6 सालों में ही ज़्यादा पूछने लगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो अभी फिर एक रिसेंटली एक आता है फाइटो रेमेडिएटर भी, ऐसा भी आता है प्लांट बेस्ड। करेक्ट। तो जैसा सर ने बताया अभी कि फाइटो रेमेडिएशन जो है वो प्लांट बेस्ड रहता है। तो वो भी चीज़ है कि हम लोग प्लांट्स का यूज़ करके वो प्लांट जो है वो सक कर लेते हैं हैवी मेटल्स वगैरह, वो पॉल्यूटेंट्स में से, तो वो ऐसे फाइटो रेमेडिएशन काम करता है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ना एक राइस की वैरायटी डेवलप करी गई थी रिसेंटली, जो कि आर्सेनिक को निकाल देता है उसमें से विदाउट ट्रांसफरिंग इट इनटू द राइस ग्रैन्यूल। तो कोई नाम बता सकते हो उस राइस वैरायटी का? मुक्तोश्री। अरे सर आप सर बता दो। हाँ, तो मुक्तोश्री है, वो याद रखना। बाकी वो कुटानाड वाला वो राइस फार्मिंग है, ठीक है। और जो ये फाइटो रेमिडिएशन का एक एग्जांपल है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होती है वाटर हायासिंथ, तो वो मतलब हैवी मेटल्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। करेक्ट। तो एक बार सर फिर से रिपीट वाटर कर देना, नाम क्या बोला सर? मुक्तोश्री, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आई थिंक। मुक्तोश्री जो है वो एक राइस की वैरायटी है विच इज डेवलप्ड इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का ICR का कोई इंस्टीट्यूट है, उसने डेवलप किया है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके Cool है। ये तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? सर ये PDF लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग शेयर करने का सोचेंगे, है ना। ओके, ये अभी हम डॉक्यूमेंट खुद ही बना रहे हैं। अच्छा। ऑलराइट, तो मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। मोहित सर हैं क्या यहाँ पे? नहीं है क्या? तो एक बार टेक्स्ट कर देगा क्या हाँ मोहित जी। को? ओके ठीक है। तो आई थिंक विनी का भी बाकी था, तो विनी का देख लेते हैं पार्ट। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 81। सो GST के बारे में था ये क्वेश्चन। GST तब फ्रेश ही आया था, है ना, 2017 के अंदर ही लॉन्च हुआ था ये। सो स्टेटमेंट देख लो, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस by multiple authority and thus create a single market in India. Next, it will drastically reduce current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserve. Third, it will enormously increase growth size of economy of India and will enable it to overtake China in the next near future. ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मतलब नहीं भी पता होता ना, तो बस आप ये इतना लॉजिक लगा लो कि जहाँ पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है वो मोस्टली गलत ही होता है। तो बस इसमें बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड दिए हुए थे, ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली, के बहुत रेडिकल चेंज ला देगा, तो ऐसा कुछ रेडिकल चेंज नहीं लाने वाला था। तो आप सेकंड एंड थर्ड को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे विदाउट एक्चुअली नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो सिंपल था ये उस सेंस में। तो आंसर केवल 1 हो जाना था। तो कोई बता सकता है GST कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? 101st। करेक्ट। तो वो चीज़ याद में रखना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट देख लेता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड गैप या नेट करंट
ट्रांसफर्स या नेट इनकम अब्रॉड जो है वो ब्रॉडली वही होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो तो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट मिल जाएगा, ठीक है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारे रेवेन्यू उसके अंदर पार्ट में आता है या फिर कैपिटल पार्ट में आएगा? एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू पार्ट में आएगा, कैपिटल पार्ट में आएगा? कैपिटल पार्ट में ही आएगा ना। अरे सॉरी मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत पूछ लिया, आई मतलब थिंक ठीक सर है क्वेश्चन ही नहीं बनता है ये वाला तो, मैं थोड़ा मतलब क्वेश्चन गलत बोल दोनों में दिया। ही नहीं आता है वो तो। हाँ तो ये एक्चुअली क्वेश्चन व्हाट डिड यू वांट टू आस्क? नहीं, इसमें ऐसा है कि वो फॉरेक्स रिजर्व में होता है ना, और फॉरेक्स रिजर्व में जो कैपिटल वाला पार्ट है वो रेवेन्यू के साथ मैच होता है, ऐसा थोड़ा सिमिलरिटीज है शायद, ये मतलब मतलब लायबल होगा आपका। क्रिएटिंग है तो हाँ लायबिलिटी क्रिएटिंग है तो हाँ मतलब इसमें वैसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा और पढ़ाई बन गया, तो बस इतना याद रखना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, ठीक है। तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंटली नेगेटिव है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। हाँ तो अगेन एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कंसिस्टेंटली डाल कोरोना दो। के टाइम पे शायद पॉजिटिव में आया था फर्स्ट पॉजिटिव रहा। करेक्ट, कोरोना के टाइम फर्स्ट पॉजिटिव टाइम भी है आया, क्या? नहीं सेकंड टाइम था। 17 इयर्स के बाद में पॉजिटिव हुआ सरप्लस। राइट। हाँ मेरे ख्याल से शायद लास्ट टाइम 2003 के आसपास समथिंग हुआ था, तो या ओके। सो मॉक क्वेश्चन है तो ये तो कोई काम का है नहीं। सीडीएस में देखो एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब सीडीएस में मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कई बार इतने खतरनाक पूछ लेता, मतलब यूपीएससी से ऊपर निकल जा रहा है सीडीएस में। तो ये किसी जीएसटी के बारे में था, तो ये बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन इट्स कैटेगरी। सो सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। So following enacted quite a few GST in the year, which of the following do not fall under this category? हाँ सही है ना, SGST एक्ट ना स्टेट्स ने बनाए थे अपने अपने, बाकी थी पार्लियामेंट ने बनाए थे। राइट। तो सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी, तो आर्टिकल बता दो जीएसटी के लिए कौन सा है? 279 है जीएसटी काउंसिल। करेक्ट। तो ये आर्टिकल 279 ए के अंडर है जीएसटी काउंसिल, और हेड कौन करता है जीएसटी काउंसिल को? फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्ट। सो यहाँ पर जो है सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको इक्वल वेटेज होता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होता है। ट्रू है। 1/3 सेंटर के पास होता है, 2/3 शायद स्टेट के पास होता है। करेक्ट। तो सबको इक्वल नहीं है, वेटेड परसेंटेज है वोटिंग राइट्स के अंदर, 1/3 सेंटर के पास है, तो दैट मेक्स देम ऑलमोस्ट 33% इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। एंड फाइनल डिसीजन जो होता है वो यूनानिमिटी से लिया जाता है, ट्रू और फॉल्स? नहीं, मेजॉरिटी से होगा ना। मेजॉरिटी नहीं है, एक्चुअली मैंडेट जो है वो है 75% का, ठीक है। 75% वोटिंग शेयर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इस तरीके से बनाया है कि 1/3 वोटिंग परसेंटेज जो है वो सेंटर के पास है, तो वर्चुअली बिना सेंटर की परमिशन के कोई डिसीजन पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाकी 66 बचा स्टेट्स के बाद, तो सारे स्टेट एक तरफ भी हो जाए तो भी वो कोई इनेक्टमेंट नहीं करा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली बिना सेंटर के कंसेंट के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट ऐसे ही सर शायद सेम IMF में भी होता है, जहाँ अमेरिका का शेयर में भी 25% से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, हाँ तो उसके से के 16%, बिना कुछ भी नहीं हो सकता। करेक्ट। तो उसका वोटिंग शेयर जो है 16% है, तो उसके चक्कर में जो डिसीजन मेकिंग है वो हर बार हैम्पर हो जाती है, ठीक है। तो यस करेक्ट, IMF है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स: cereal grain hulled, chicken eggs cooked, fish processed, canned, newspaper containing advertisement material. So which of the following is or are exempted from GST?
तो आंसर इसका जो था वो 1, 2 and 4 था। ठीक है, फिश प्रोसेस और कैंड जो है वो जीएसटी के अंडर आ जाती है। बाकी ये सिंपल चीजें थी, ये इन इन सब चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, सो एक स्टेटमेंट बताना कि करंटली गवर्नमेंट इज अलाउड जीएसटी ओवर पेट्रोलियम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। करेक्ट। तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल जो है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, वो अभी परव्यू से बाहर रखे गए हैं जीएसटी के। तो यस, इतना ही था इसके बारे में। यहाँ पे भी थोड़ी भी प्रोसेसिंग हो जा रही है या फिर कोई ब्रांडिंग हो जाती है तो तुरंत लगा देते हैं जीएसटी। करेक्ट, मतलब जैसे तुम देखोगे चिकन एग्स को, तो मतलब वो किसी ने एग उबाला हुआ है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो जनरल से डे टू डे पर्पस में या लो इनकम जो लोग हैं उनके सब्सिस्टेंस के लिए ये एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, तो उनको इन्होंने ध्यान में रखा है, जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा है। राइट, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ही था। तो विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया? ठीक है, तो आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सिंपल था कि इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो चाबहार की लोकेशन भी पता होती तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चाबहार जो है ईरान के अंडर है। एंड स्ट्रेट कौन सा पड़ता है यहाँ पे, मतलब इसके नियर बाय स्ट्रेट कौन सा पड़ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। करेक्ट। एंड कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है वो? ओमान एंड ईरान। करेक्ट। तो कई बार वो कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे लगता है कि वो यूएई के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर ओमान ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो ओमान और ईरान के बीच में ये वो पोर्ट, सॉरी स्टेट, एंड उस वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़ता है। सो इंडिया से ये बाईपास होकर, मतलब पाकिस्तान से बाईपास होकर अफगानिस्तान जाने का एक रास्ता था ये। सो इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लो। सबसे पहले तो चाबार पोर्ट इटसेल्फ, फिर जैदान, फिर जरंज एंड फिर काबुल तक ये रास्ता था। एंड अब तालिबान की टेक ओवर के बाद आई थिंक इतना कुछ इम्पोर्टेंस रहा नहीं है इसका। एंड बाजू में इसके ग्वादर पोर्ट भी था। ठीक है, तो ये ग्वादर पोर्ट ना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कोस्ट लाइन है ये पाकिस्तान के अंदर। किसी को पता है क्या बोलते हैं इस कोस्ट लाइन को, यहाँ पे ये ग्वादर या बलूचिस्तान सिचुएटेड है? तो मकराना कोस्ट करके ये चीज है। ठीक है, तो उस कोस्ट पे सिचुएटेड है। एक और क्वेश्चन देख लो। ये आई थिंक हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ था। So consider the following statement. India wants Chabahar to be included in the 13-nation international north-south corridor that extends India to Russia. ठीक है, तो बताने थे इनमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके। तो ईरान, इराक, चाइना, मंगोलिया। तो आंसर सिंपल था, केवल ईरान इसका मेंबर है। तो इससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट भी है इस INST से रिलेटेड। कोई नाम बता सकते हो उस एग्रीमेंट का? अशगाबाद एग्रीमेंट। करेक्ट। तो अशगाबाद एग्रीमेंट जो है वो इस चीज से ये INST से ही रिलेटेड है, तो वो पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन था उसमें कि टर्की इसका पार्ट है नहीं है INSTC का? हाँ, पार्ट है ना उसका। हाँ, तो मतलब इग्नोर कर देते हैं हम टर्की को। देख लेना, मतलब इस बार तो रशिया से रिलेटेड सब कुछ देख लेना, कुछ भी पूछ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स? ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर्स, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट। तो सिंपल क्वेश्चन था, सबको ही मैंडेटेड है कि वो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है उनके किसी भी पार्ट के साथ, तो उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करते हैं? सर्टेन। करेक्ट। सर्टेन तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उसको इन्हें मैंडेट, मतलब जरूरी होता है टू इन्फॉर्म। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। PYQs काफी पूछे हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी भी एक इमर्जिंग वो है, इमर्जिंग एरिया है। सो उस सेंस में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखो 2020 एंड 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, in India, cyber insurance for individual, which of the following benefits are covered in addition to payment of loss of funds and other benefits? ठीक है, तो ये काफी यूनिक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब ज्यादातर हमने ऐसा कहीं पढ़ा हुआ भी नहीं था। तो 2020 में ये सवाल था। फर्स्ट वाज कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर इन केस ऑफ मालवेयर disrupting access to one computer. Second, cost of new computer or some miscreant willfully damages prove so. Third, cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in cyber extortion. Fourth, cost of defense in court of law if any third party files a suit. ठीक है, तो आंसर जो था इसका, चारों ऑप्शन थे वो चारों के चारों साइबर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। ठीक है, कि अगर आपका किसी ने कंप्यूटर के कोई रिसोर्सेज है उनको खराब कर दिया है, या किसी थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कोई सूट फाइल कर दिया, तो वो सब चीज़ें जो है वो कवर्ड हो जाती साइबर इंश्योरेंस से। तो आई थिंक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा था ये, कईयों को नहीं आइडिया था, इनफैक्ट मेरे को भी नहीं था इसका आइडिया बिल्कुल भी। तो आई जस्ट आई थिंक इसका आंसर 134 था मे बी, एक बार कोई चेक करेगा। ये था क्या? ट्वेंटी हाँ, इसका आंसर 134 है। ऑप्शन में विलफुली डैमेजिंग करके कुछ लिखा है ना। सेकंड, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर ऑफ मिसकरेंट विलफुली डैमेजेस इफ प्रूव सो। हाँ ठीक है, ये वाला नहीं था आंसर, इसका 134 था। ठीक है, वही है, मतलब यार पता नहीं कहाँ से उठा के पूछ लिया था ये, कुछ समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन का सिर पे। और नेक्स्ट देख लो। तो ये मालवेयर्स जो थे या रैंसमवेयर जो थे उस टाइम काफी न्यूज में थे, इनफैक्ट अभी भी न्यूज में ही है। So the term WannaCry, Petya, Eternal Brew, sometimes seen in news, is related to, तो ये साइबर अटैक्स है एंड पर्टिकुलरली रैंसमवेयर है। मतलब वो अटैक करते हैं, कंप्यूटर पे एक्सेस आपका ब्लॉक कर देते हैं एंड देन आस्क फॉर सम रैंसम इन रिटर्न। ठीक है, तो वो बिटकॉइंस वगैरह में पेमेंट लेके फिर छोड़ते हैं कंप्यूटर पे एक्सेस। तो ये चीज था इसके बारे में। ऑलराइट, सिमिलर लाइन पे ना एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। द टर्म्स रुस्तम, प्रेडेटर, समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू। Theron, हाँ, राइट। वैसे टर्म्स वगैरह देख लेना, इस टाइप से पूछ सकता है। साइबर सिक्योरिटी मतलब अभी रिसेंट में तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट आया है सुनने में। बाकी टर्म्स जो है ना, जैसे 0 डे वल्नरेबिलिटी हो गई, इस टाइप से न्यूज में है अभी पिछले 1-2 साल से, तो उनको जरूर देख लेना। पेगासस है रिसेंटली। हाँ, वो 0 डे वल्नरेबिलिटी पे ही है ना, क्या आपका सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई वल्नरेबिलिटी होता है जो डेवलपर को बनाते वक्त नहीं पता होता, एंड उसी का ये हैकर्स इस्तेमाल करके एक्सेस गेन कर लेते हैं। तो जैसे व्हाट्सएप में क्या था, एक कॉलिंग फीचर में ऐसा एक बग था जिसको यूज करके ये पेगासस वाले हैक कर रहे थे व्हाट्सएप को। तो वो 0 डे वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, एंड हाँ बहुत सारे और इश्यूज भी हैं, बट इंटरनेट से रिलेटेड जैसे अभी आईटी रूल्स आए थे नए, इंटरमीडिएरी रूल्स, तो उसमें देख लेना। सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी उसमें अमेंडमेंट्स या बहुत सारा रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था, तो उसको देख लेना। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं 86 पे। सो राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, तो आंसर लिखा हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो संजय, ये मोहित का पार्ट है क्या? नहीं, ये विनी का पार्ट है। अच्छा, मोहित हैड जॉइंड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर पहले, एंड अगेन ही इज गॉन नाउ। ठीक है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
and it's provided under Article 324. ठीक है. So RPA में मतलब कहाँ पे mentioned होगा? RPA में है क्या ये चीज़ mention? टू वोट नहीं. RPA में एक्चुअली है ये चीज़, मतलब वो पूरा आरपीए में सिर्फ ये तो है सर, क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं ना वोटर्स के लिए, वही क्वालिफिकेशन वगैरह है. तो वो इलेक्ट्रोल रोल में होना चाहिए उसका नाम सर. राइट. तो वो भी ये चीज़ देख लेना. 1950 में गिवन है. करेक्ट, 1950 में है, मतलब वोटर से रिलेटेड सारा 1950 में, एंड 51 में पार्टी एंड MP MLA का इलेक्शन जो है उन सब से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं. Article 326 Indian Constitution provide for universal adult suffrage but does not specifically mention the right to vote. The absence of constitutional right to vote has several consequences. ठीक है. किसी को कुछ और ऐड करना है क्या क्वेश्चन में? जो ये आर्टिकल 324 है तो इलेक्शन कमीशन का है ना, तो उसके अंदर कैसे है मतलब? ये फिर क्या आई लीगल राइट थिंक है ये क्या ये? लीगल राइट होना चाहिए आंसर. कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. नहीं यूपीएससी ने नहीं, इसको यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर राइट की ही में दिया है, यही है. कॉन्स्टिट्यूशनल ही है. ये थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था. उसमें ऐसा था कि ये जो आर्टिकल 326 है, इसमें ऐसा लिखा है कि बेसिस ऑन एडल्ट सफराज एग्जांपल ऑफ एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लेस देन 18 years of age shall be entitled to vote. ऐसा लिखा है. ऐसा लिखा है कि ऐसा वोट कर सकते हैं. ऐसा ऐसा नहीं नहीं लिखा लिखा कि ये राइट टू. हाँ वही. उसमें बस ये लिखा है कि राइट टू गेट रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल. यस. इलेक्टोरल रोल की बात की गई है उसमें. वैसे तो ये दोनों में कंफ्यूजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट, लेकिन यूपीएससी के आंसर की में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा है, तो हम वही कंसिडर करते हैं. बट एक ये भी तो था ना, एवरी लीगल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. एवरी लीगल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. हाँ मतलब जो भी उल्टा कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रू होगा ना. मेंशन तो नहीं, उल्टा ट्रू होगा ना कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज लीगल राइट. हाँ उल्टा उल्टा होगा. ठीक है. तो यार ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था. अभी मान के चलो कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनली, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं. सो रिलेटेड क्वेश्चन देख लो. सो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मॉन्टेगू रिफॉर्म्स ऑफ 1999 रिकमेंडेड ग्रांटिंग ऑफ वोट टू वुमेन अबव द एज ऑफ 21. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर. इनमें से क्या ट्रू था? सेकंड वन. फर्स्ट वाला क्यों फर्स्ट गलत वन है? में ये ऑल द वुमेन लिखा हुआ है ना, तो वो कंडीशन था ना कि एजुकेटेड होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी शेयर उस टाइप से ऐसे कंडीशंस थी. करेक्ट, सही चीज है. तो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट था वो सही था. क्या यहाँ पे 1935 वाले एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिला था क्या उन्हें? हाँ ये सही है. वो मिला था, दलित को मिला था और लेबर क्लास को मिला था. 3 लोगों को मिला था इधर. दलित को सेपरेट दलित इलेक्टोरेट नहीं था, नहीं वो मिला था. डिप्रेस्ड क्लासेस लिखा हुआ. हाँ सॉरी, डिप्रेस क्लास नहीं, हाँ क्लास तो भी लेबर. डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला था, उन्हें रिजर्व सीट मिली थी. डिफरेंस है दोनों में. ठीक है. तो 2 was the only answer. Again, एक हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट टू वोट इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट. Right to property is not a fundamental right. Article 300A was inserted in the Constitution of India by the 44th Constitutional Amendment Act. And lastly, Article 301 pertains to right to property. तो पता ही है कि पहले 3 स्टेटमेंट जो एकदम करेक्ट है, एंड जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था ये गलत दिया हुआ है. ये आर्टिकल 301A ही था.
तो यस यही चीज था। राइट टू प्रोटेस्ट क्या है? राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट। अंडर आर्टिकल 90 And right to strike. Right to strike. वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा। हाँ वो नहीं है वो। हाँ वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बताओ राइट टू पिकेटिंग फंडामेंटल राइट है क्या? हाँ ये वाला है। ये वाला है। तो ये चीज याद रखना, मतलब थोड़ा ऑड लगता है कि स्ट्राइक नहीं है लेकिन पिकेटिंग है, तो फिर वो बट है तो वो लास्ट था ना, राइट टू प्रॉपर्टी, हम्म, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल नहीं। राइट। और फिर अभी कुछ न्यूज में था वो राइट टू लिव इन रिलेशनशिप, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। हाँ वो जजमेंट वगैरह है ना कोई somebody हाँ filed। कुछ ऐसा आया था। हाँ राइट टू मैरी वाला यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो लिव इन वाला ही पूछ सकता है वो, मतलब हाँ पूछ रहा है आजकल नए नए ऐसे राइट ना। आर्टिकल 21 में आएगा ना। हाँ मैम 21 में आएगा। तो आर्टिकल 21 का एक ब्रॉडर डेफिनेशन कब लिया था सुप्रीम कोर्ट ने? मनेका गांधी के। करेक्ट, मेनका गांधी केस में वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कंडीशन उसमें लिया था, एंड उसके बाद से काफी प्रोग्रेसिव स्टैंस लिया उसमें। राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट। करेक्ट। कौन सा? राइट टू स्लीप। हाँ राइट टू स्लीप है ना। ऐसा हुआ था ना किसी को जॉब फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा। 21 में आएगा, 21 में आएगा। मतलब एक किसी को जॉब आदमी से निकाल दिया था कि वो ड्यूटी पे सो रहा था, ही फाइल्ड अ केस, फिर कोर्ट ने बोला भाई सोने का अपना राइट वाइट, कुछ ऐसा केस है। मतलब केस ऐसा था कि वो सो रहा था, उसको आगे उठाया और उसको बोला तुम फायर्ड हो, तो उसने बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट इसने हार्म किया वहां पे, तो फिर उस पे केस हुआ और केस जीता वो। और ऑलराइट, 10 साल बाद जीता है केस, कुछ ऐसा सीन हुआ है ना। आज सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर तो लंबा चलता ही है केस, कम से कम 15-20 साल चला वो केस, फिर जाके वो जीता। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 87। तो ये ई इवॉल्व लीसा के ऊपर था, ई लीसा के ऊपर। तो इसका बताओ क्या ऑब्जेक्टिव था, मतलब क्या पर्पस था ई लीसा का? ई लीसा का पर्पस क्या था? सेमी था सर, यूरोपियन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना था, लाइक LIGO। करेक्ट। तो वो LIGO ग्रेविटेशनल वेव्स जो थी उसको डिटेक्ट करने के लिए ई लीसा जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया था। ठीक है, सो ये स्पेस बेस्ड एंटीनास थे वो लगाए गए थे इसके अंदर। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स वाला हमने कल भी डिस्कस किया था पूरा इलेबोरेटली। तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना स्पेस बेस्ड वाला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इसमें से सवाल पूछ लिए गए हैं, तो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था ज़्यादातर, तो अभी नहीं करते हैं इसको, है ना। और सर पता है इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करके ना 2020 में भी पूछा था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। उसमें पूछा था कि टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स हमने क्या एक प्रोग्राम किया था, उसमें लीसा था और ई लीसा था ऑप्शंस। राइट राइट राइट। तो कोई लीसा के ई लीसा के बारे में बता सकता है कुछ, कोई डिटेल किसी को याद हो तो? कितने स्पेस क्राफ्ट, मतलब स्पेस क्राफ्ट था या लैंड बेस्ड ये मिशन है? स्पेस क्राफ्ट है ना ये वाला, तो एडवांस इसीलिए है ना क्योंकि स्पेस क्राफ्ट है। लीगो बेस्ड। करेक्ट। तो लीगो जो है उसमें तो स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप लगा रहे हैं, लेकिन ये ई लीसा के अंदर हमने तीन स्पेस क्राफ्ट थे इनफैक्ट। वो तीन एक ट्रायंगल बना रहे थे लैग्रांजेस पॉइंट इस्तेमाल करके, एंड वहां से जो भी ग्रेविटेशनल वेव आएगी उसको वो लोग रीड करेंगे। ठीक है, तो ये आइडिया था बेसिकली ई लीसा के अंदर। तो वो चीज़ सही बोली कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ये स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी ना काफ़ी फेवरेट है अभी करंटली न्यूज़ में। एक तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया, वो न्यूज़ में था, तो उसको देख लेना। और नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है वो भी काफ़ी न्यूज़ में है, उसको भी देख लेना। बाकी इंडिया की तरफ से तो ऐसा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट किया नहीं गया है। फिर एलिसा टेस्ट भी आता है ना बायोलॉजी में, वो एलिसा किसको टेस्ट।
वो किस लिए होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसा टेस्ट। वो ऐसा लेकिन होता है वो कि एंटीबॉडी ब्लड में जो भी जिस भी टाइप की एंटीबॉडी होती है वो फाइंड करने के लिए वो टेस्ट होता है। वो कोविड करेक्ट। टेस्ट के लिए ना, स्टार्टिंग में न्यूज हाँ में चल रहा था। हाँ, वो HIV, फिर रोटा वायरस या फिर जिका वायरस वो सब डिटेक्ट कर सकते, मतलब उसकी एंटीबॉडी डिटेक्ट करती है। करेक्ट। तो वो एलिसा जो है वो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जैसे बताया HIV, एड्स, जीका वायरस या टाइफाइड वगैरह ये सब भी डिटेक्ट कर सकता है, तो वो भी पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये कोविड वाला फेज गया ही है, तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है जानना। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। विद्यांजलि योजना, तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, टू एनेबल द फेमस foreign campuses in India. Next, to increase the quality of education provided in government schools by taking help from the private sector and the community. Third, to encourage voluntary monetary contribution from private individuals and organizations so as to improve infrastructure facility for primary and secondary schools. तो क्या आंसर होना चाहिए था इसका? देख के तो टू ही लग रहा है सर, टू ओनली। अच्छा, देख क्यों लग रहा है? बट ये कभी सुना नहीं हूँ मैं यार, तो पता नहीं उस टाइम कोई पॉपुलर होगा ना ये वाला। हाँ, उस टाइम के आसपास मतलब एटलीस्ट सर फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट कर सकते थे, ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। सेकंड थर्ड में थोड़ा मतलब डाउट हो सकता था थर्ड वाले में, बट सेकंड तो ठीक ही था। राइट। तो थोड़ा सा बस ये देख लेना, मोस्टली आई थिंक उसी साल थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में था ये, सो प्रॉब्ली उसी कारण ये पूछा गया था। 2016 में आई गेस ये स्कीम लॉन्च हुआ था, तो इसीलिए 17 में ऑब्वियसली फिर पूछा इस चीज़ को, तो तभी है। बाकी आई थिंक अभी करंट में तो हम लोग ने कुछ पढ़ा नहीं इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। तो दिस इज with what is the aim of program of उन्नत भारत अभियान, तो ये भी उसी टाइम लॉन्च हुई एक स्कीम थी। तो उन्नत भारत अभियान में किसी को याद है क्या कर रहे थे हम? वैसे आंसर तो लिखा हुआ ही है, तो ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूशन जो थे हमारे हायर एजुकेशन के, उनको हम लोग नियर बाय विलेजेस से लिंक कर रहे थे, ताकि वो आसपास के जो समस्याएं उनको समझकर उनके लिए कोई सोल्यूशन दे सके। तो IITs वगैरह जैसे हो गई, तो उनको लिंक कर दिया विद नेबरिंग विलेजेस अराउंड दिल्ली या दिल्ली NCR, एंड वो फिर जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो ये एक था वो उन्नत भारत। चलता है ना इसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके, कि आपको रोलर चैलेंज सोल्व करना है, तो उसी टाइप लग रहा है मेरे को ये ना। राइट। तो वो चीज़ है कि मतलब यहाँ पे ध्यान ये था कि लोकल जो विलेजेस की जो समस्या है उनको सॉल्व करना। ठीक है, तो IIT दिल्ली जो था उसमें वो स्पीयर हेड कर रहा था इस पूरे मिशन को, तो यही था आई थिंक इसके बारे में इम्पोर्टेंट, और तो कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी। Next, Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general election and by-election. Third, the Commission resolves the dispute relating to splits, mergers of recognized political parties. तो इसमें बताना था, तो आई थिंक पहले सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है? मतलब वो हाँ प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं ना, कुछ ऐसा है। इलेक्शन कमीशन पर होगा और बाकी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। करेक्ट, प्रेसिडेंट डिसाइड, हाँ प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, एंड अभी करंटली 3-member बॉडी है। और सर सेकंड गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम करेगा तो फिर तो कहाँ से फ्री और फेयर रह जाएगा इलेक्शन, तो उसी से आंसर आ रहा है। तो वो भी ECI डिसाइड करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम। वो स्टेटमेंट गलत होना था। एक चीज बताना, स्प्लिट इज अलाउड टू बी इज अलाउड टू हैपन अंडर 10th शेड्यूल, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे अंडर 10th शेड्यूल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, इसको बैन कर देता अंडर 91st अमेंडमेंट एक्ट। बहुत सही। तो पहले स्प्लिट जो था वो अलाउ कर रखा था, यानी अगर 1/3 मेंबर चाहते थे तो वो स्प्लिट होकर एक और पार्टी बना सकते थे। अब सिर्फ मर्जर अलाउड है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना।
एंड लेट्स से एक पार्टी में 2/3 मेंबर्स स्प्लिट होकर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, तो बाकी जो 1/3 है दे वुड बी कंसीडर्ड मतलब डिस्क्वालिफाइड अंडर 10th शेड्यूल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। करेक्ट, तो वो अपनी पुरानी पार्टी में रह सकते हैं, वो चलेगा, ठीक? लेकिन स्प्लिट करके बोल के आप नई पार्टी बनाओ वो नहीं चलेगा, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्टिकल से उससे रिलेटेड तो देख लेना इन सब चीज़ों को। बाकी तो आई थिंक नेक्स्ट पे ही चलते हैं। सर मेरे वाला निकाल दो, मैं कर देता हूँ ना अपना आज। अच्छा हाँ 61 से निकाल दीजिए एक बार। 61 ये रहा। हाँ देखो यार, पहला सवाल है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वही है उसी टाइम न्यूज में था, ये स्किल इंडिया मिशन उसी टाइम अच्छे चल रहे थे। तो दो स्टेटमेंट है इधर। पहला बोल रहा है NSQF लर्नर कैन एक्वायर अ सर्टिफिकेशन फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। तो ये गलत है क्योंकि दोनों होता है ना, इसमें इनफॉर्मल भी कर सकते हैं। इंडिया में इतने इनफॉर्मल लोग हैं तो फॉर्मल वालों को दोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज अ मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। तो ये सही है। तो ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब बने थे ना, तो स्किल इंडिया मिशन वगैरह लॉन्च किया था, तो उसके अंदर ये एक सब स्कीम है, तो उसमें ये देख रखा है, सॉल्यूशन देख लो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, ऑर्गेनाइज ऑल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर सीरीज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज स्किल एप्टीट्यूड के हिसाब से लगाएंगे हम, ठीक है। किसी तरीके से हो सकता है, फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, इनफॉर्मल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 1 से 10 के बीच में हम लोग ग्रेड दे देंगे, आउटकम के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा लेफ्ट में कर दीजिए, कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम दिए इन्होंने, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया मैंने। तो ये होगा, अगर आपको ये मिल जाता है ना फ्रेमवर्क में, मोबिलिटी हो जाएगी यार बिटवीन जनरल एंड वोकेशनल, अलाइनमेंट हो जाएगा, जो हम बात करते हैं ना कि मिसमैच है, तो उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी। RPL होगा, RPL वाला इन्होंने पूछा भी है, यूपीएससी ने इसी में पूछा है, इसी पेपर में, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग अलाउिंग ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन फॉर्मल टू ऑर्गेनाइज जॉब, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको ऑर्गेनाइज जॉब में ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड वगैरह इंप्रूव हो जाएगा अपना। चौथा है ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ द स्किल वर्कफोर्स हो जाएगी, क्योंकि सर्टिफिकेट वगैरह देंगे बना के ना। और मैपिंग हो जाएगी, मैकिंग ऑफ प्रोग्रेशन पाथवे, थोड़ा नीचे, हाँ सेक्टर और क्रॉस सेक्टर आप कर सकते हो। तो ये उस टाइम न्यूज़ में था, आजकल भी चलता है बट इतना नहीं है। तो ये एक स्कीम है, इसको देख लेना, मेंस में लिखना हो कहीं पे फोल्डर पॉइंट वगैरह है, तो आप यूज कर सकते हो इसको। इधर किसी को कुछ ऐड करना हो तो नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है सर। अगला निकाल लो। हाँ, तो ये डायरकी पूछा है इन्होंने यार, बहुत इजी सवाल पूछा है। तो आंसर डी होगा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरी। तो पहला हम लोग प्रोविंस पे लेके आए थे ना, इसलिए ये लोग ये ऑप्शन दे दिए। सेंटर पे भी लेके आए थे 1935 एक्ट से, तो आंसर डी होगा इधर। तो मैंने 1919 वाला एक्ट को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है इधर। तो देखो, पहला था प्रोविंसेस पे हम लोग क्या लेके आए थे, ठीक है। तो प्रोविंसेस पे हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की थी पहली बार इधर। तो डायरकी इसी में आई थी। तो डायरकी में 2 चीजें होगी, तो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, एक ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे वो गवर्नर जनरल करेगा, और ट्रांसफर होंगे वो मिनिस्टर एडमिनिस्ट करेगा। जो मैंने हाईलाइट किया है ना उसी को देख लो, वही पढ़ूंगा मैं सिर्फ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलेंगे प्रोविंस पे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस आने पे मिनिस्टर वगैरह को रिजाइन करना पड़ेगा। तो बोल सकते हैं कि 1919 वाले एक्ट से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये लोग लेके इंट्रोड्यूस किए। सर नीचे है क्या थोड़ा, या नहीं है? हाँ, तो उस अगले अगले उसमें देखो कॉलम में, प्रोविंसेस पे लेजिस्लेचर में ये लोग क्या रिफॉर्म किए। हाँ नहीं है नीचे, ठीक है। सेक्रेटरी वाला लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में कुछ रिस्पॉन्स इन्होंने वो किया था। एक तो ये 70% मेंबर होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। कॉमनल ये लोग एक्सटेंड कर दिए किस किस को, यूरोपियंस वगैरह, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन और सिख्स को। तो यहाँ पे 4 किया था। 1909 वाले मुस्लिम को दिया था यहाँ पे 4, और 35 वाले में भी वुमेन को, डिप्रेस क्लास को और लेबर क्लास को ये लोग एक्सटेंड कर दिए, ठीक है।
फिर है वुमेन वर गिवन राइट टू वोट। तो यहाँ पे पहली बार जो क्वेश्चन भी पूछा है ना 21 में, तो 19 वाले का है वो फीचर, ठीक है। और ये लोग लेजिस्लेचर इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन गवर्नर का असेंट चाहिएगा, ठीक है। बजट को ये लोग रिजेक्ट कर सकते थे, बट गवर्नर जनरल चाहे तो रिस्टोर कर दे, तो फिर कुछ नहीं, बस फालतू का था ये लोगों का, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। नीचे कर दीजिए सर। हाँ, तो अब यूनियन लेवल पे देखो यार क्या रिफॉर्म लिया। यूनियन लेवल पे मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुछ नहीं था, एग्जीक्यूटिव हेड वही गवर्नर जनरल होते थे अपने, ठीक है। तो एक और यहाँ पे नया फीचर आया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट, ये दो पहली बार मेंशन किया था लिस्ट का, ठीक है। पहले सब कुछ एक जैसा चलता था, ठीक है। और 3 मेंबर होंगे गवर्नर जनरल में, इंडियंस होंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर पे क्या रिस्क आया, बाई कैमरियल यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो जो स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट था उसका लाइफ 5 साल होगा, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसका 3 साल होगा, ठीक है। लेजिस्लेचर कुड आस्क क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, लेकिन 75% बजट यहाँ पे भी नॉन वोटेबल था, ठीक है। और कुछ इंडियंस को भी कमेटी में बैठने का मौका मिल गया, जैसे फाइनेंस कमेटी वगैरह, इंडियन यहाँ पे मेंबर बन गए, ठीक है सर। ऊपर लेफ्ट, ऊपर राइट कर दो। ये टेन्योर सही लिखा है क्या, मतलब 5 years का था क्या ये? सर हाँ, मैं गूगल से ही उठाया हूँ, बाकी तो क्रॉस चेक कर सकते हो आप, मुझे तो सही लगा। ठीक है। तो यार कुछ और फीचर दिए थे लक्ष्मीकांत में, बाकी मुझे कहीं मिले नहीं, तो मैंने वहां से कॉपी कर दिया, इधर देख लो। फ्रेंचाइज थी वहां पे लिमिट, अभी कोई बोल रहा था ना लिमिटेड फ्रेंचाइज, वो देख लो। प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, 3 बेसिस पे मिला था इधर। अच्छा, एक और नया फीचर ये लोग किए, न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है। ट्रांसफर हिम टू सम ऑफ द फंक्शन जो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था, ठीक है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना है, आज वाला जो अपना यूपीएससी है ना, ये उस टाइम बन गया था 1926 में, तो इसके रूट्स वहां पे है। सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, तो ये भी एक किया था इन्होंने। और एक बोला था कि स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे हम लोग, जो साइमन कमीशन था ना वो अपना, वो इसी बेसिस पे आया था। तो इसमें कोई वो एक फीचर जो बच गया वो ऐड करना चाहे वो ऐड कर दे, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलना है ना फिर। सर जो उसके ऑप्शंस दिए होते हैं, एक बार वो और देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है, मतलब नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं उससे। तो पहला देखो यार, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर अंडर 2 हाउस, तो ये भी हुआ था ना इधर, तो बाई कैमरे, ठीक है, इसका एक्ट का ठीक है ये पॉइंट। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तो पहले से ही चल रहा था ना। राइट। 2 सेट द रूलर, वन इन लंदन अदर इन दिल्ली, तो ये डबल ड्यूल गवर्नमेंट टाइप बोला ना, क्लाइव वाला था, लेकिन वो लंदन में नहीं था, वो इंडिया में था, तो ऐसा कुछ बोल रहा है ये ऑप्शन। ये तो शायद 1784 में हुआ था ना, फिट्स इंडिया एक्ट में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ड्यूल गवर्नमेंट से पहले वाला था ना, रॉबर्ट क्लाइव का, जब उन्होंने लेकिन बंगाल को कब्जा लिया था। हाँ लेकिन वो दिल्ली लिख रहा है ना। हाँ वो ठीक है। तो एक कौन से एक्ट का फीचर है? बना कौन सा? 1858। सी का ही पूछ रहे हो ना? हाँ, सी का ही पूछ रहे हैं। आई थिंक मतलब हाँ, वो सेक्रेटरी बनाया ना इन्होंने कि लंदन से कंट्रोल करेंगे, एक यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, वही उसी टाइप बोल रहे हो। ओके, हाँ मतलब वही लग रहा है ना, दिख रहा है। पहले तो बंगाल था ना एरिया, तो 1911 में शिफ्ट हुआ था ना उधर दिल्ली में, तो हार्डिंस के टाइम पे। हाँ बट सेक्रेटरी वाला सर वो कैपिटल चेंज हो गया, फिर बाद में दिल्ली बोलने लग गए, तो
मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही किसी स्टेटमेंट में, ऐसा भी हो सकता है रैंडम एक्चुअली स्टेटमेंट डाला हो। हाँ, रैंडम हाँ हो मतलब सकता इसीलिए कंफर्म पूछ रहा था ना कि किसी को अगर एग्जैक्ट पता हो तो बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63। हाँ, तो ये देखो यार, ये भी वही करंट का कोई स्कीम था उस टाइम पे, इसको पकड़ के पूछा था, ये नेशनल कैरियर स्कीम। तो पहला है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग में आता है, पर्सनल ट्रेनिंग वाला है। मोस्टली गलती होता है, तो यहाँ पे भी गलती है। तो दूसरा है दिस सर्विस हैज बीन लॉन्च इन अ मिशन मोड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ अ कंट्री। तो ये एजुकेटेड के लिए लगा मुझे, एक्चुअली कहीं मुझे लिखा हुआ नहीं मिला कि ये किसके लिए है पर्टिकुलरली। तो आंसर यूपीएससी का डी ही है इधर। तो देखो, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, इसकी वेबसाइट से ली है। 2015 में लॉन्च किया था, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा ये। क्या काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और कैरियर रिलेटेड सर्विसेज देगा सिटीजन ऑफ इंडिया को। 3 पिलर होंगे इसके यार। एक तो आईसीटी बेस्ड पोर्टल होगा, ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वहां पे जाके। मॉडल सर्विस सेंटर होंगे इसके, और इंटरलिंकेजेस विद ऑल स्टेट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर देगा यहाँ पे। तो फिर इसके बाद राइट साइड में आओ, सर्विस क्या प्रोवाइड करेगा, कैरियर रिलेटेड या जॉब मैचिंग करना हो आपको, कैरियर इन्फॉर्मेशन लेना हो, सब कुछ एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई फीस वीस नहीं लगेगी, आप जाके अभी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओगे ना, ये पोर्टल मिल जाएगा। तो ये है। पर इधर लिखा हुआ है कि ड्राइवर्स वगैरह, प्लम्बर वगैरह मिल जाएंगे, तो फिर मुझे लग रहा है अनएजुकेटेड वाला ठीक भी हो सकता है। बट कोई कॉन्क्रीट ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये एजुकेटेड के लिए या अनएजुकेटेड के लिए। तो यूपीएससी आंसर वैसे डी ही है इधर। आई थिंक ये दोनों के लिए, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, दोनों हाँ के लिए सर, था। वो लिख नहीं रहा ना ओनली फॉर अनएजुकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर स्टेटमेंट सही होना चाहिए ना वैसे तो। हाँ हाँ, ये भी सेंस बनता है। बट जो ये वाली पोस्ट होती है ना, प्लम्बर, टेक्नीशियन, तो ये पॉलिटेक्निक के थ्रू भी होती है ना, तो वो एजुकेटेड होते हैं ना। चलो सर, वो तो मान लिया, लेकिन कोई अनपढ़ आदमी तो प्लम्बिंग कर सकता है ना, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड पास ड्राइवर वगैरह हार्ड एंड हाँ पास नहीं है। मतलब वो है, बट मैं तो ऐसे ही बस काउंटर व्यू दे रहा था एक से। हाँ सर, वो आंसर पता है तो हम जस्टिफाई करते ही उसको। चलो आगे मे भी ये सब वही था कि वो अनएजुकेटेड सिर्फ उसके लिए ही बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट 64। तो एक और है यार, S4A करके, ये स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एसेट। तो उस टाइम पे बहुत चल रहा था, तो आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च की थी, रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन। तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम चल रही थी, ट्विन बैलेंस शीट। वो क्या होती है? ये बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन द कॉर्पोरेट्स एंड बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन द बैंक्स। हाँ, मतलब बैंक लोगों ने कॉर्पोरेट को पैसा दे दिया लोन वोन में, तो कॉर्पोरेट का धंधा धंधा चौपट हो गया किसी वजह से, तो दोनों का लॉस हो रहा है। बैंक को एनपीए बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट लोन नहीं दे रहा, मतलब विशेष साइकिल बन गया, मतलब दोनों की बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिजर्व बैंक इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की थी, ठीक है। तो ऐसा बोला गया इसने, द एस फॉर स्कीम एम्स एट डीप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चर कर देंगे ऑफ बिग डेटेड प्रोजेक्ट बाय अलाउिंग लेंडर बैंक टू एक्वायर इक्विटी ऑफ स्ट्रेस है। तो इक्विटी बैंक ले लेगा उसमें, जो भी जहाँ पे पैसा भर दिया ना जिस इंस्टीट्यूट को। तो ऐसा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्कीम मार्क्स फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, और उनका जो लोन होगा ना उसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे। तो बैंक को फायदा क्या, उसको इक्विटी मिल गया, और कॉर्पोरेट को फायदा क्या है, उसका रिस्ट्रक्चर हो गया कि टाइम बढ़ा दिया, ये कुछ ऐसा मिल गया। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो आरबीआई ने जो बड़े कॉर्पोरेट उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की, ठीक है। तो आजकल एक बैड बैंक बहुत न्यूज में चल रहा है, तो मैंने इसको बनाया इधर थोड़ा। तो एएमसी बोलते हैं यार इसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, नॉट इन्वॉल्व इन लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, बट हेल्प करता है कमर्शियल बैंक को, जो लोन वोन फंस गया हो कहीं पे उसको वापस लेने में। तो अपना जो बैड बैंक है वो अभी बन गया है, मतलब लेकिन काम चालू नहीं हुआ उसका। NARCL है, पब्लिक सेंटर है ये वाला, 51% ओनरशिप। IDRCL यहाँ पे 51% प्राइवेट पार्टी का है। तो जो NARCL है ना, वो क्या होगा, वो खरीद लेगा डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह, और IDRCL वो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा कि कैसे रिकवर करना है पैसे। तो ये दो अलग अलग है, राम और श्याम टाइप है। तो उस तरफ से आ जाओ, फंक्शनिंग क्या है, तो ये वही बताया मैंने राइट साइड में।
कि परचेज कर लेगा लोन्स फ्रॉम बैंक NARCL और 15% उनको पैसे दे देगा तुरंत, और 85% के सिक्योरिटी रिसीट दे देगा कि बाद में जब रिकवर होंगे आपको तब देंगे, ठीक है। जब एसेट सोल्व होगा तो बाकी पैसा उनको तब मिलेगा। गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, अगर मान लो ये बैंक नहीं रिकवर कर पाए बैड बैंक अपना, तो गवर्नमेंट ने सोवरन गारंटी दी है, तो एक फंड बनाया है 30,600 करोड़ का, उससे देगा, और गवर्नमेंट उसके लिए फीस चार्ज करेगी, और ये जो गवर्नमेंट की गारंटी है वो 5 साल के लिए। तो देख लो, ये RBI का इनिशिएटिव है, तो आ सकता है, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ये सबसे, क्योंकि RBI के UPSC ज्यादा पूछती है, मतलब कंपेयर टू S4A। हाँ S4। थोड़ा सा नीचे कर दो सर, कुछ 2 लाइन मिसिंग है इधर। हाँ, इधर RBI का एक दिक्कत है यार, RBI बोल रहा है कि परमिट नहीं करना चाह रहा है, RBI बोल रहा है कि ड्यूल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ये जो 2 बनाई ना बॉडी आपने, ये एक ही करो, मतलब ड्यूल रहेगा, कोई सेबी के अंडर चला जाएगा ना फिर, IR IDRCL वाला, तो IBR बोल रहा है इसको एक ही करो, तो थोड़ा अप्रूवल वाला दिक्कत है इधर, बट काम चल रहा है, इस पे अप्रूव हो जाएगा उस टाइम। इधर किसी को ऐड करना है तो कुछ, NPA कितना परसेंटेज अभी? प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए लाइक 8 to 9% है, और आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए इट्स अबाउट 14 to 15%। हाँ, टोटल 7 या 8 है कुल मिला के, ऐसा कुछ है ना, कम हुआ है थोड़ा बहुत। कम हुआ है, राइट। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये S4A जैसी स्कीम टेलीकॉम सेक्टर की कुछ कंपनीज के लिए की है, किसी को नाम पता है? ये वोडाफोन वगैरह के लिए किया है ना? हाँ, वोडाफोन और टाटा टेलीकॉम के में सेम ऐसे ही किया है। तो उनके ट्राई के ड्यूज बाकी थे, जो उनको, सॉरी ट्राई का उन्हें TD, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स को ड्यूज बाकी थे, तो वो जो ड्यूज के थे उन्होंने वो इक्विटी बनाकर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो वहाँ पे उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ये। नहीं, फॉल्स है। कंट्रोल नहीं करेगा, और कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया कि हम लोग वोडाफोन या टाटा टेलीकॉम में कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनेजमेंट अपना काम करता रहेगा और हमारा बस वो इक्विटी शेयर रहेगा। इक्विटी फिर 50% से कम होगा ना, इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते ना फिर, शायद कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी मेजॉरिटी शेयर होल्डर वही है ना, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है फिर वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है, बट प्रॉब्लम, हाँ गवर्नमेंट उधर मेजॉरिटी से शेयर होल्डर हो गई है, तो हाँ, बट लेकिन गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया कि हम लोग बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप बस वो काम कर लो, अपना काम अपने हिसाब से मैनेज कर लो, हम लोग बस म्यूटेड वो रहेंगे शेयर होल्डर। बट ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी तो उनके फेवर में हो सकती है जब उसमें इक्विटी शेयर। बाद में डिस्कस करेंगे, एथिक्स में लिख सकते हैं ना ये वाला पॉइंट। बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि हम लोग मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं सीख करेंगे, वो कंपनी अपने हिसाब से चलेगी। तो सर वो वाला हो गया ना, जैसे चाणक्य ने बोला था आपने टंग पे हनी रख दिया और बोल रहे हो कि आप उसको चखोगे या राइट। नेक्स्ट पे नवीन तो 65 देखो यार, CCAC क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, तो ये बड़ा ट्रिवियल सा है, मैंने नहीं सुना है कभी। टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट इन इज अ यूनिक इनिशिएटिव G20 कंट्रीज। तो G20 ये काम करता नहीं, तो एलिमिनेट कर सकते थे इधर से, बट वही एग्जाम कंडीशन में नहीं होता। सेकंड बोलो, CCAC फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर इधर 2 ओनली है, तो वही है कि ये क्लाइमेट से G20 नहीं करता, UNEP का है यार ये, ठीक है। 6 कंट्री थी स्टार्टिंग में, 2012 में चालू हुआ था ये। तो एम वही है, जो शॉर्ट टर्म लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट होते हैं ना, वुमेन को हाल करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह को, एनवायरनमेंट को, उनको कंट्रोल करना है। तो इनके पार्टनर NGO वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल NGO हो सकता है, स्टेट हो सकता है, तो सब होते हैं। इंडिया इसका पार्टी है, याद रखना, ठीक है। 12 हम फाउंडिंग मेंबर नहीं है, लेकिन बाद में हम लोगों ने साइन किया इसको। तो फिर ये मैंने डिफाइन किया कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट क्या होता है, फोटो भी डाला है इनकी वेबसाइट से लेके, तो ये देख लो क्या होता है।
they remain in the atmosphere for much of shorter period of time than the CO2, yet their potential to warm atmosphere. तो ये दोनों काम करते हैं, तो पोल्यूशन भी करते हैं यार और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और देखा जाए ये लोगों का CO2 में जो इनका जो वो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी 45 है, ये लोग शॉर्ट वाले हैं ना जो 45% रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ऊपर कर दो सर राइट साइड में। हाँ, तो पहला यार ब्लैक कार्बन, ये न्यूज में भी रहता है ना, तो ये क्लाइमेट एनफोर्सर भी होता है और एयर पोल्यूटेंट, दोनों काम करता है, मतलब ड्यूल स्ट्रक्चर है इसका। इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ फॉसल फ्यूल से होता है, ये बायोफ्यूल वगैरह बायोमास हम लोग जलाते हैं ना, उससे होता है, इसको शूट भी बोलते हैं, SWOT। अगला है मीथेन। मीथेन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, नेचुरल गैस सिस्टम, लीव स्टॉक वगैरह जो हम लोग करते हैं प्रोडक्शन, वहां से नेचुरल सोर्स हो गए अपने वेटलैंड हो गए जैसे कि, ठीक है। सो इट इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस हुज पोटेंशियल टू वार्म द एटमोस्फेयर इज मेनी टाइम्स स्ट्रोंगर देन द CO2। तो ये है इसका शॉर्ट, इसका लाइफ शॉर्ट रहता है CO2 से, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसका। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है अपने, ये नीचे कर दो थोड़ा। तो ये मैन मेड, जैसे कि इसका यूज देख लो कहाँ पे है, ये AC में करते हैं हम, रेफ्रिजरेशन में करते हैं, सोलवेंट फायर एक्सटिंग्विशिंग में करते हैं, ठीक है, एरोसोल वगैरह में करते हैं। तो इनका भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब क्लाइमेट ये पोल्यूटेंट भी करते हैं, 100 टाइम टू 1000 टाइम ग्रेटर देन CO2। तो इतना इनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल है। फिर अपनी जो ओजोन होती है ना ट्रोपोस्फीयर में, यहाँ पे ये हार्मफुल होती है हमारे लिए, स्ट्रेटोस्फीयर में अच्छी होती है ये। तो ये बनती कैसे, इधर दिया हुआ है, मेजर एयर पोल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैस फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विद हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर एमिटेड बाय व्हीकल्स, फॉसिल फ्यूल वगैरह, ठीक है, रिफाइनरी वगैरह से निकलती है। इट इज स्पेशली हार्मफुल टू वेजिटेशन एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये है, ये चार अपने शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट होते हैं जो एयर पोल्यूटेंट भी और ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। तो उसके लिए वो कोएलिशन, इंडिया उसका पार्टी है। इधर किसी को ऐड करना हो तो? जो आपने बताया ना मीथेन का तो लाइफ साइकिल होता है अराउंड 10 to 20 इयर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 100 इयर्स। हाँ सर, उसका 12 साल है 100, हाँ। हाँ मतलब 100 to 200 इयर्स। सो एक ब्लैक कार्बन जो है, it causes global warming as well as cooling. True or false? True. True है, दोनों चीज करता है। कूलिंग शॉर्ट टर्म में रहता है एंड वैसे तो शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट भी है, बट यस ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है। तो कूलिंग कैसे क्रिएट करता है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है एंड क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे कि जल्दी रेनफॉल होती है। एंड एल्बिडो जो होता है क्लाउड्स का, वो थोड़ा अच्छा भी होता है, तो सेंस में इट प्रमोट्स कूलिंग आल्सो। वो चीज थोड़ा याद रख। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन और नंबर। एक ये था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हमें फेज आउट कब तक करना है, इसका कुछ एक ईयर था। ओके, था नहीं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा क्या था ये। 2047 और बेस ईयर मे बी 2018 2028 है कुछ ऐसा। डेवलपिंग कंट्री के लिए, दोनों के लिए सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है दोनों के लिए, डेवलप के लिए अलग है, डेवलपिंग के लिए अलग है। सिर्फ मुझे इंडिया का याद था कुछ 2047 तक था वो। और एक बार नवीन ऊपर करोगे क्वेश्चन पे, मतलब उसमें एक मुझे पैटर्न दिखना, लाइक जैसे इसमें सर ये दिया था ना सेकंड ऑप्शंस में, इन्होंने फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, तो यहाँ इन्होंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया था। लाइक बायो टॉयलेट्स वाले केस में उन्होंने ओनली वर्ड यूज किया था। सेम एक बार 2020 में क्वेश्चन आया था कि कार्बन ऑयल के ऐश के अंदर आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी होते हैं, तो ओनली नहीं लिखा था। तो कभी भी इस टाइप से लिखा होना तो जनरली मतलब सही होता है। ये भी ट्रेंड है, मतलब अगर ऐसे 3-4 गैसेस लिखी है तो या तो मतलब कोई बहुत ही ड्रास्टिकली एकदम ऐसी गैस लिख देगा जो कभी सुनी नहीं हो, तब वो गलत हो सकता है, नहीं तो जनरली वो उस सेंस में ट्रू हो जाता है कि अगर ओनली लिखा है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बेस ईयर जो बोल रहे थे ना, तो वो 2024-26 है।
अच्छा हाँ 85% रिडक्शन। ऊपर एक क्वेश्चन था उसके अंदर ही मतलब उसमें बोला था ना G20 का इनिशिएटिव नहीं होता है, तो एक मेरा क्वेश्चन है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। राइट, तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी G20 का ही है ये। ठीक है 66 देखते हैं यार। आईओडी है इंडियन ओशन डाइपोल, कुछ टाइम न्यूज में देखा, आजकल भी चल रहा है, तो हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन दिया है कि करेक्टराइज बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल पैसिफिक ईस्टर्न ओशन। तो ये इंडियन ओशन में होता है, पैसिफिक वाला हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे, पता है तो आपको। आईओडी फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एल निनो इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून। हाँ, अगर ये है तो बोल ही सकते हैं यार ये करेगा इसको, क्योंकि अगर बेसिक पता है तो टू ओनली हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो अपना बे ऑफ बंगाल होता है ना, और जो अपना अरेबियन सी होता है, उनके डिफरेंस को लेते हैं हम लोग आईओडी में। तो इधर मैंने एक्सप्लेन किया है, देख लो कि इंडियन ओशन डाइपोल होता है, सी सरफेस टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में। ठीक है, कौन सा वार्म है, तो तीन टाइप के होते हैं ये लोग। एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है। फोटो में दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर है, बट नीचे देख लो, वेस्टर्न और ईस्टर्न में जो डिफरेंस होगा ना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब वेस्टर्न साइड में अच्छा होगा ना, क्योंकि अपना जो मानसून है वो मैस्क्रीन हाई मेडागास्कर से वहां पे आता है। अगर वहां पे वार्म है सिस्टम तो अपने तरफ विंड ज्यादा आएंगे और अपना मानसून उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो उस टाइम, और जो साइक्लोन वगैरह वो अरेबियन सी में ज्यादा आएंगे, तो उस टाइम पॉजिटिव होगा तो इंडिया के लिए अच्छा होगा। नेगेटिव होगा तो मतलब जो अपना बे ऑफ बंगाल वाला है ना, वहां पे वार्म एरिया हो गया, तो वहां पे साइक्लोन वगैरह जाएंगे, तो इंडिया को इतना मानसून नहीं मिलेगा। तो वी आर अंडर द पंप ऑफ एल नीनो एट दैट टाइम। ठीक है, तो जब पॉजिटिव होगा तो एल नीनो के इम्पैक्ट को ये कम कर देगा, नेगेटिव होगा तो एल नीनो को एनफोर्स करेगा ये, तो याद रखना इसको। तो यही मैंने इधर बताने की कोशिश की है, साइक्लोन वगैरह ज्यादा रहेंगे, नेगेटिव के टाइम में अपने यहाँ ड्रोट आ जाएगा। सो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में से कौन सा ज्यादा वार्मर है? सी। बंगाल हो सकता है। कोई रिपीट करेगा? मतलब मेरा लॉजिक ये है, बे ऑफ बंगाल पे ज्यादा साइक्लोन्स होते हैं, मतलब वार्म एयर के वजह से ही शायद। नहीं, लास्ट ईयर तो शायद अरेबियन सी में सबसे ज्यादा हुए थे। ये लॉजिक नहीं था, लॉजिक ये है कि हाँ वैसे बे ऑफ बंगाल ही आंसर है, वो ज्यादा वार्म होता है क्योंकि वो पैसिफिक ओशन से थोड़ा कनेक्टेड है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। ठीक है, ओके। किसी को और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? ओशियन रहता तो सही होता क्या? क्या रहता? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। नहीं, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन क्यों सही होता? इंडियन ओशन डाइपोल की बात हो रही है ना, तो इंडियन ओशन में होना चाहिए था वो पूरा। पर्टिकुलरली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, बट अगर इंडियन ओशन लिखा होता दोनों इसके अंदर, जैसे यहाँ पे सेकंड में ना ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन लिखा था, तो वो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इंडियन ही रहता तो ठीक हो जाता ये। ऑलराइट, नेक्स्ट। हाँ, अगला देखो, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो भट्टिकनिका जाओगे, चंबल जाओगे, पुलिकट जाओगे, दीपर बिल जाओगे। तो पता है हमें घड़ियाल इधर होते हैं चंबल में, तो बी हो जाएगा। तो ये घड़ियाल की फोटो डाली है मैंने, फोटो से थोड़ा याद रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो फैक्ट देख लो थोड़ा इनके बाद में। घड़ियाल बोलते हैं, साइंटिफिक नाम है, इधर नीचे कर दीजिए सर थोड़ा। तो लेंथ वेंथ देख लो इसका। ठीक है, वेट होता है कुछ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटस वाला, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो
क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यार IUCN में, ठीक है। और जो अपना WP है ना, मतलब उसके अंदर शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में अप्रोक्सीमेटली 800 बचे हुए इंडिया में, तो नंबर इनका कम ही हो रहा है। तो इसका हैबिटेट देख लो, नेचुरल कहाँ होता है, फ्रेश वाटर ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइमरी हैबिटेट चंबल वाला जो क्वेश्चन ने पूछा है, जो गंगेज उसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना, तो उसके अलावा कुछ और हैबिटेट भी इसके, घग्गर होगी अपनी, ठीक है, गंडक होगी, घिरवा रिवर होगी यूपी की, ठीक है, रामगंगा रिवर यूके की होगी, सोन रिवर बिहार की होगी, और महानंदा होगा ना इधर, नदी होगी, तो इसको ठीक कर दीजिए, तो उड़ीसा में होगा ये, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ये इंडिकेटर होता है क्लीन वाटर, क्योंकि इसको क्लीन वाटर चाहिए ना, तो जहाँ पे ये पाया जाएगा तो बोल सकते हैं कि क्लीन वाटर होगा, ठीक है। तो इंडिकेटर स्पीशीज टाइप बोल सकते हैं इसको, सेंटिनल स्पीशीज बोलते हैं इसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लो यार इसका इंडिया में, मतलब इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में कहा है। पहले तो हर जगह होता था ना, इंडिया हो गया, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, भूटान नेपाल, लेकिन आजकल इंडिया और नेपाल में, ओनली इंडिया नहीं है, याद रखना इसको, ठीक है, नेपाल में भी होता है ये। थ्रेट देख लो यार, अब इसको साफ पानी चाहिए, तो ऑब्वियस बात है पोल्यूशन से थ्रेट होगा, डैम वैम हम जो बनाते हैं उनसे होगा, फ्लड आ जाएगी, इलीगल सैंड माइनिंग से, पोचिंग लोग करते रहते हैं इसकी। तो इंडिया में ओनली घड़ियाल नहीं होता, 3 स्पीशीज होती है क्रोकोडाइल की, एक को मगर बोलते हैं हम लोग, उसका IUCN होता है वल्नरेबल, ये उड़ीसा में, ये फोटो है इसका मगर का, देख लो थोड़ा पिक्चर बन जाए तो, ठीक है। फिर होता है एक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यार, ठीक है, इसका IUCN है लीस्ट कंसर्न, ये अपना बीटरकनिका नेशनल पार्क में मिलेगा आपको, ठीक है, सुंदरवन में मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा, इसका प्राइम हैबिटेट है, ये फोटो है इसका, साल्ट वाटर में रहता है ना, तो इसका शकल भी इसका थोड़ा वैसे ही है ना, साल्टी टाइप, तो देख लेना इसको। नीचे एक है स्टेटमेंट, ओल है जो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और शेड्यूल 1 ऑफ WPA। IUCN देख लेना इनको, घड़ियाल का क्रिटिकली एंडेंजर है, साल्ट वाटर का नियर थ्रेटेंड है, और उसका वल्नरेबल है। लीस्ट कंसर्न है सॉल्ट वाटर। हाँ सॉरी, लीस्ट कंसर्न है, और उसका वल्नरेबल है मगर वाले का। तो फिर मैंने बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया है, जो यूपीएससी ने इनके हॉट फेवरेट है ये बाकी ऑप्शन में यूपीएससी के। तो ये डीपर बील है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की, ठीक है। तो ये इसको छोड़ के बाकी जो है ना वो नेशनल पार्क है सब में। तो लेफ्ट से देख लेते हैं एक बार, राइमोना करके, मनास हो गया, ओरेंग हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, ये यहाँ पे बील वाला हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। दिहांग पटकाई, दिब्रू शेखा, ये सात है ना, 3 4 6 नेशनल पार्क है, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इधर। नहीं 7 नेशनल पार्क है ना, 2 हाँ सॉरी, 4 6 7। 7 है, ठीक है। हाँ तो अभी दिहांग पटकाई और राइमोना जो है अभी लेटेस्ट क्रिएटेड है, तो ये हाँ ये नाम थोड़ा याद में रखना। एंड ओरांग का नाम भी चेंज करा था, कंट्रोवर्सी हुई थी, वो राजीव गांधी पहले ओरांग था, ये अब केवल ओरांग है, तो इसका लोकेशन सब याद रखना है, ये हो सकता है डायरेक्टली। एंड दीपोर बिल जो है वो एकमात्र रामसर साइट है असम से, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, सर एक ऑप्शन है अपना राइट, वो है दीपोर वेल इज अ ऑक्सबो लेक, ये ट्रू और फॉल्स है? हो सकता है क्योंकि नर्मदा आती है तो बोल सकते हैं ना, नर्मदा ओ ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र, हाँ ठीक है, करेक्ट होगा। हाँ सही है, तो ये थोड़ा याद रख लेना, ऑक्सबो लेक है। तो यार मैंने थोड़ा पुलिकट को भी यहाँ पे डिटेल से थोड़ा PhD करने की कोशिश की, ये भी यूपीएससी का हॉट फेवरेट है, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है आफ्टर चिल्का, लोकेटेड आंध्रा और तमिलनाडु में, 96% आंध्रा में है, ठीक है। और यहाँ पे एक फेवरेट है ग्रे पेलिकन्स और पेंटेड स्ट्रोक, इनके IUCN बता दो मुझे गूगल करके, सर ऐड कर दीजिए यहाँ पे, बट वल्नरेबल से नीचे है शायद, नियर थ्रेटन टाइप है कुछ ऐसा है, ठीक है, लिखा भी हुआ मैंने, ग्रेट पेलिकन और इनके नियर थ्रेटन है दोनों के। और एक और है यहाँ पे, बैरियर आइलैंड ऑफ श्री हरिकोटा सेपरेट्स द लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, जो होम सतीश धवन जो अपना इसरो काम करते हैं ना, वो यहाँ पे है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल हर साल होता है यहाँ पे। और पुलिकट लेक है, और नीला पत्तू करके है इधर, ये होता है 12 साल में एक बार। तो ये नीला पत्तू वाला थोड़ा ट्रिवियल है, बट याद रखना इसको हो सके तो। प्राइमरी रिवर है इसमें कुछ, अरांगी कलांगी, ये कुछ लोकल रिवर है, स्वर्णमुखी करके, तो ये देख सकते हो, आजकल वो लोकल रिवर भी पूछ लेता है ना कहाँ से क्या निकलती है।
ऑप्शन 1 है भितरकनिका वाला। तो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है, रामसर साइट है इंडिया में, ठीक है। लोकेटेड इन एस्चुरी ऑफ ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी रिवर, ठीक है। केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर है ये वाला। फेमस फॉर इट्स मैंग्रोव, ये कोई टर्टल होता है अपना यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, हाँ। 70% ऑफ इंडिया एस्चुरी और साल्ट वाटर वाला जो क्रोकोडाइल हमने बात किया ना, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको याद रखना। 3 प्रोटेक्टेड एरिया है इसमें, नेशनल पार्क है अपने वाला, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गाइन मार्ता, ये ओलिव रिडले टर्टल के लिए है, उसका आईयूसीएन वल्नरेबल है इधर। तो ये फोटो है, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखोगे ना, तो हाँ ये जो सर कर रहे हैं ना यहाँ पे है, भी राइट में है, ठीक है, हाँ ये वाला। तो बाकी देख लो उड़ीसा में क्या क्या है। नॉर्थ में सिमलीपाल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, एक सेंटर में आओ सर, सतकोशिया करके है, ये 2 नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है शायद। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। और अपना ये हो गया, ठीक है, भितरकनिका वाला हो गया। कुछ और इम्पोर्टेंट है इधर बताओ। नेला पत्तू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ इधर हो गया ये। एक रिवर और होती है ऋषिकुल्या रिवर, वो भी फेमस होती है ओलिव रिडले टर्टल्स। ऋषिकुल्या रिवर भितरकनिका के ऊपर है ना बिल्कुल, कैसे क्या है उसका? वो थोड़ा सा नीचे है, ऊपर उसके नीचे। डामरा और हाँ डामरा और महानदी है। ऋषिकुल्या रिवर जो है वो नीचे है, गहिर माथा ऊपर आ जाता है, ऋषिकुल्या जो रुक रही है वो नीचे आती है। एंड ये वाला जो सर्कल मैं कर रहा हूँ, ये नीला पत्तू नहीं, ये नालबाना है। ये अपना कल देखा था ना, वो चिलिका लेक के ऊपर सैंड बार है, ये उसके ऊपर ये नालबाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके। और चिलिका लेक को ड्रेन कौन सी मतलब रिवर करती है? महानदी। श्योर नहीं है, शायद दया रिवर था। गया रिवर टाइप। ठीक है, देखते तो नहीं करूँ। सर एक ऊपर पुलिकत लेक का उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो इट इज अ रामसर साइट, ट्रू और फॉल्स है? हाँ होगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है तो। नहीं हमने पहले भी डिस्कस किया है ना कि किसी ने बोला है कोल्लेरू रामसर साइट है, पुलिकाट नहीं है। एंड इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। फॉल नो, पुलिकाट इज नॉट, वो ब्रैकिश है क्योंकि वहां पे मैंग्रोव्स भी है। हाँ ये भी है। सो तमिलनाडु से एकमात्र कौन सी है वो साइट जो कि रामसर है? पॉइंट कैले में। पॉइंट कैले में, हाँ। ठीक है सर, आओ सीखते हैं। ठीक है यार, IUNS है ये, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम करके था। तो 2015 में चालू हुआ, इंडिया की चेयरमैन में पहला ऑप्शन है। दूसरा है वॉलेंटरी इनिशिएटिव दैट सीक टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग द नेवीज ऑफ लिटरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो आंसर इधर बी है। तो ये स्टेटमेंट मोस्टली बोलते हैं ना, फैक्ट गलत होता है, ये नाम भी गलत ही है। तो ये 2008 में चालू हुआ था यार, ठीक है। तो बाकी स्टेटमेंट 2 ठीक है। वॉलेंटरी इंक्लूसिव इनिशिएटिव है, ब्रिंग टुगेदर नेवीज ऑफ IOR लिटरल स्टेट टू इंक्रीज मैरीटाइम, मतलब जो भी काम हो गया रीजनल सिक्योरिटी वगैरह वो करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट काम है इसका, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ अंडर नेचुरल डिजास्टर, तो ये भी करता है। तो इसकी जो चेयरमैनशिप होती है ना, वो 2 साल के लिए दी जाती है। प्रेजेंटली रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के पास है। फ्रांस के पास इसलिए क्योंकि रियूनियन आइलैंड है ना यहाँ पे, तो उनका है ये, इसलिए फ्रांस भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो आज के मोमेंट में 24 मेंबर है इसके और 8 ऑब्जर्वर है। तो मैंने ये फोटो डाला है ना, ये देख लीजिए। इसमें ऑब्जर्वर वाला ऊपर है ना जो स्काई ब्लू टाइप है, वो ऑब्जर्वर कंट्री है, बाकी सब मेंबर है। मेंबर को ऐसे कैटेगराइज किया गया है, कोई साउथ एशियन मेंबर है, कोई वेस्ट एशियन मेंबर है, कोई ईस्ट एशियन है और कोई साउथ ईस्ट एशियन है, ठीक है। जो स्काई ब्लू वाला वो ऑब्जर्वर कंट्री है, बाकी सब इसके कुछ ना कुछ मेंबर है, ठीक है। तो ये इसके मेंबरशिप याद रखना। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी मेंबर है, मतलब बहुत कम होता है ना इंडिया और पाकिस्तान का मिलकर काम करे, तो पाकिस्तान भी है इसका मेंबर। और एक और इम्पोर्टेंट है कि इंडोनेशिया मेंबर नहीं है। जी सर। इंडोनेशिया और 3 कंट्रीज हैं, वो भी कोई मेंबर नहीं है।
यमन सोच सकते हो कि चलो वॉर में बिजी है तो का ही मेंबर बनेगा, बट सीड कंट्रीज नहीं है मेजरली, राइट। हाँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑब्जर्वर है, ठीक है, मेंबर नहीं है वो भी। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है यार, थोड़ा मेंस टाइप लगा, लेकिन मैंने डाल दिया इसको, ठीक है। अपने रिलेशन अच्छे हो जाएंगे आई और कंट्री के लिए, ठीक है। इंडिया जो बोलता है ना हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो उसमें अपने को हेल्प करेगा, ठीक है, रूल बेस्ड ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट काम है, स्टेट ऑफ मेलाका टू हॉर्मुज, हम अपना मतलब कोऑपरेशन बढ़ाएंगे तो इस सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक और न्यूज में रहता है इंडियन ओशन कमीशन, तो इसका मैंने डाल दिया इधर। तो ये 1984 में बना था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड्स। तो ये जो छोटे आइलैंड है ना, थोड़ा ब्लर है फोटो इधर, तो देख लो, ये सीचिल्स वगैरह हो गया, अपना मेडागास्कर होगा, ये वाली रियूनियन हो गया, इन कंट्री के लिए है, ये इसकी मेंबर कंट्री है। तो मेडागास्कर, कोमोरोस, रियूनियन, मॉरिशस, सीचिल्स वगैरह। इंडिया इसका ऑब्जर्वर है, याद रखना, ठीक है। इंडिया हो गया, तो इंडिया है तो चाइनीज भी होंगे, यूरोपियन यूनियन होंगे, माल्टा वगैरह, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसके ऑब्जर्वर है, ठीक है। एक और हॉट फेवरेट है इधर, इंडियन ओशन, क्या है ये, IOR फुल फॉर्म भूल गया मैं। रिम एसोसिएशन, हाँ, रिम एसोसिएशन। तो 1970 और 1997 में बना था। इसका जो सेक्रेटरीट है, स्पेलिंग गलत हो गया था, थोड़ा टिक कर दीजिएगा, मॉरिशस में है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? आई थिंक सर इसमें जो ये था ना इंडियन ओशियन कमीशन, तो अभी 2021 में क्वेश्चन भी आया था, तो उसमें ग्लोबल ओशियन कमीशन दिया हुआ था, उसको भी एक बार देख लेंगे। यहाँ पे लिख दो मतलब ग्लोबल ओशियन कमीशन, ताकि बाद में कोई रेफर करने। हाँ, वो मेरे में ध्यान था, बट मुझे लगा यार 21 वाले पेपर में उसको करेंगे ना, तो वहाँ डिटेल से देखेंगे। हाँ मतलब करेंगे, बट मतलब बस लिख देते हैं ताकि एक सिंक याद रह जाए। ये ग्रुप है IUC वाला, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, मतलब निकनेम भी है इस एरिया का। इन आइलैंड को, ग्रुप ऑफ आइलैंड को एक नाम से जानते हैं, किसी को पता है क्या? तो वनीला आइलैंड बोलते हैं इनको, ये रियूनियन, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, इनको तो ध्यान रखना। ऑलराइट, हाँ ठीक है, अगले पे आते हैं यार, 68 पे। तो पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मा पानी, तो कहाँ पे है ये, अजंता, बादामी बाग, इलोरा। तो NCERT में दिया है, तो अजंता दिया है इधर। तो बोधिसत्वा को मैंने एक्सप्लेन किया है इधर थोड़ा। तो महायान बुद्धिज्म से लिंक है। तो बोधिसत्वा क्या थे, कंपैशनेट बीइंग होते हैं ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, जिन्होंने अपना डिले कर दिया सेलिब्रेशन अदर बींग्स के लिए, ठीक है। तो 4 वर्चू होते हैं, तभी आपको बोधिसत्व बोलेंगे ना। ब्रह्मा विहारा बोलते हैं इसको बुद्धिज्म के, कोर बुद्धिज्म के टेक्स्ट में। तो पहला है मैत्री, मतलब लविंग काइंडनेस का आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा करुणा, मतलब कंपैशन होना चाहिए, ठीक है। मोदिता होना चाहिए, मतलब आपको एम्पेटिक जॉय, मतलब दूसरे की खुशी में आपकी खुशी है, कुछ ऐसा, ठीक है। उपेक्षा, मतलब कि रेफर टू इवन माइंडेडनेस एंड सेरेनिटी, ट्रीटिंग एवरीवन इम्पार्शियली, ठीक है। तो ये 4 क्वालिटी होगी, तब आप बोधिसत्व बनोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व है बुद्धिज्म में। पहला देख लो, अलोकेश्वरा है, ये कंपैशनेट वाला बुद्धि है, ठीक है। तो इनफाइनाइट कंपैशन और मर्सी दिखाते हैं ये, ठीक है। ही इज द मोस्ट पॉपुलर बोधिसत्व ऑफ ऑल, ही रिप्रेजेंट द आइडियल ऑफ वेलफेयर इन विच ही पोस्टपोन हिज ओन सेलिब्रेशन, पोस्टपोन हिज ओन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बुद्धा टू हेल्प अदर्स, ठीक है। तो ये कंपैशनेट वाले से लिंक करना है इसको। दूसरा है मंजूश्री, विजडम वाले बोलते हैं इसको, ठीक है। तो विजडम से लिंक इसको कर सकते हैं अपन। अगला देखो, समंता भद्रा, बुद्धाज एस्पिरेशंस, ठीक है। यूनिवर्सल वर्थ, ही इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन, ही मेड 10 vows टू फुलफिल हिज जर्नी ऑफ बिकमिंग बुद्धाज। तो एस्पिरेशनल बुद्धा होता है ना, जो जिसने कसम वसम खाई थी, तो उसको ये बोलते हैं। अगला है क्षितिर गर्भा करके है, बुद्धा जो मेरिट वाला बुद्धा होता है उसको बोलते हैं। तो ही इज रिवर्ड एज ए गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन
एंड पैटर्न डाइटी ऑफ डिसीज चिल्ड्रन। तो बच्चों से लिंक वाला है, याद रखना इसको, ठीक है। मैत्रेय यूपीएससी ने पूछा भी है ये 18 में। तो अजीता बोधिसत्व बोलते हैं, इट इज बिलीव दैट ही विल अराइव व्हेन पीपल विल फॉरगेट द पाथ ऑफ ब्राइटनेसनेस, मतलब जो मोरालिटी वगैरह सब खत्म हो जाएगा तब आएगा। ही इज कंसीडर्ड एज ए सक्सेसर गौतम बुद्ध। In Buddhist tradition, he is revered as someone who will achieve complete enlightenment and will teach dharma to people. तो ये है मेन, तो इसलिए यूपीएससी ने इसको पूछ लिया। अगला है वज्रपाणि, बुद्धा's power. He is described as one of the 3 protective deities around the Buddha. अदर मंजूश्री और अवलोकेश्वरा जो हमने बात किया ऊपर, विजडम वाला और कंपैशन वाला, ठीक है। वज्रपाणि क्या दिखाता है? बुद्धा's power. While Buddha's wisdom is symbolized by मंजूश्री और कंपैशन उससे दिखाता है, तो ये बुद्धा का पावर दिखाता है। अगला है पद्मापाणि, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यही जो हमने बात किया ना अवलोकित की, क्या ये, हाँ ऊपर जो बात किया है उसी का निकनेम है, एनसीईआरटी में भी यही दिया है इसके बारे में, तो वही इन्होंने मिसनोमर टाइप पूछ लिया है, तो देख लेना इसको। कंपैशन वाला बुद्धा बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ऑलराइट। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? में वज्रपाणि भी है ना, पद्म पानी और वज्रपाणि 2 है ना? एक्चुअली मैम वो थोड़ा ना पता नहीं चल रहा है, एनसीईआरटी में भी वही दिया है, पद्म पानी में वो दोनों होते हैं, लेकिन कहीं कुछ दिया है, तो बोल सकते हैं आप उसको ना। बट ऐसा दिया है एनसीईआरटी में, जो पद्म पानी है ना उसके पीछे फोटो लगा हुआ है वज्र पानी का, जो प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अब क्लियर नहीं हुआ थोड़ा ये। ओके, एनसीईआरटी में जो दिया है ना अपनी 11th वाली में, उसमें यही लिखा हुआ है कि पीछे उसका फोटो है और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा है। अगला देखो यार, ये कुछ ट्रेडिशन और कम्युनिटी पूछ लिया इन्होंने। तो चाइला साई फेस्टिवल सिंधीज का है, नंदा राज जाट यात्रा गोंड्स, वारी वारकारी संथल्स। तो इधर वैसे तो मैं लोगों को आपको फालतू बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो ये साहिब करके ये बोलते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख से लिंक कर सकते हो, सिंधी लैंग्वेज वहीं पे होता है, तो ए वाला ऐसे ठीक कर सकते हैं, बट बाकी 2 भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सही है इधर आंसर, 1 ओनली ही आंसर, तो ऐसे लिंक कर सकते थे इसे, बाकी आपको पता है तो पता, नहीं तो नहीं पता। तो देख लो, ये सिंधी का होता है, थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन होता है गॉड्स को। तो जो अपना सिंध वाला इलाका है ना, पंजाब पाकिस्तान पंजाब वाला, वहां पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन में, मतलब थर्ड जो उसके जो थर्ड वारी वरकारी, ये संथाल है? नहीं नहीं, संथाल नहीं, हम आई थिंक इफ यू ये रिमेम्बर हम पढ़ते हैं मराठी। महाराष्ट्र से, हाँ महाराष्ट्र में सही बोल रहे हो। वारकारीज करके बोलते हैं ना, हाँ, जो महाराष्ट्र आर में वो है क्या, संथाइज है करेक्ट। क्या, मतलब लिखा क्या हुआ है? वो आई थिंक संथाल लिखा हुआ है, ट्राइब्स के नाम लिखे हुए थे ये। हाँ ट्राइब्स और फेस्टिवल, हाँ हाँ, तो ये याद रखना कि संथाल जो ये होता है, हम लोग ये झारखंड के ट्राइबल मूवमेंट में पढ़ते हैं, करेक्ट करेक्ट। और ये वारी वरकारी हमने ये वेस्टर्न में सुना हुआ है, तो इससे हो सकता था। पंढरपुर में रहते हैं ये लोग, मतलब दिस इज ऑल अबाउट मतलब विठल। मंदिर है वहाँ पे। संथाल रिवॉल्ट बहुत फेमस है, तो इससे किया जा सकता था कि ये थर्ड ऑप्शन गलत है। वो तो तब कर सकते थे जब वारी वरकारी का पता हो। हाँ, वारी वरकारी, हाँ वो भी करेक्ट है। हाँ तो देख लो, तो ये वाला यार सिंध रीजन में, जो पाकिस्तान इंडिया वाला, वहां पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा देखो, नंदा देवराज जार करके है, ये उत्तराखंड में होता है। अब नंदा देवी से लिंक है, अब इतना एग्जाम टाइम में ध्यान नहीं आता, बट आप क्लिक कर सकते हो तो कर लो। तो ये लोग नंदा देवी की पूजा वगैरह करते हैं, उनको गॉड वोड मानते हैं ना, गढ़वाल और कोम रीजन में होता है। तो यहाँ से मतलब बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसा गूगल पे दिया हुआ है। और जो वारी वरकारी करके है, प्रिक्लिम्स को वरकारी सेक्ट, तो महाराष्ट्र में ये भक्ति मूवमेंट से लिंक है ये, ना कि किसी ट्राइब वाइब से, ठीक है। तो ये दिया, बिसाइड्स संतल यहाँ पे है भी नहीं, तो बोल सकते हैं इसको। राइट।
तो ये हमने रिवर भी देखी थी, किसी एक रिवर पे सिचुएटेड है ये पंढरपुर का जो मंदिर है, उसका नाम तुंगभद्रा। नॉट एग्जैक्टली तुंगभद्रा, बट एक रिवर थी चंद्रभागा। वो चंद्रभागा जो है वो इसकी ही ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा की। कूल है। और किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है गाइस, तो फिर आई थिंक आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। कल